उनके वहां पहुंचते ही बस्ती में एक बार फिर हलचल मच गई। बेहोश जगमोहन को ज़मीन पर लिटा दिया गया। शाम्भवी घबराई सी जगमोहन के पास ही बैठ गई थी। बस्ती के लोग आसपास बड़ा सा घेरा बनाकर इकट्ठे हो चुके थे। तभी सरदार वहां पहुंचा। वो खुश नजर आ रहा था। शाम्भवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, तुम लोगों ने जग्गू के साथ क्या किया है? यह बेहोश है, होश आ जाएगा इसे, सरदार बोला। इतना प्यार मत दिखाओ, तुम दोनों मरने वाले हो। हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो? इंसानी मांस हमारा प्रिय भोजन है। कभी कभी हमारा प्रिय भोजन हमें नसीब होता है। हम मौत की घाटी में रहते ही इसलिए हैं कि हमें इंसानी मांस कभी कभी मिल जाता है। अब तुम दोनों हमारा भोजन बनने वाले हो। मौत के देवता के अनुसार हमें मिला इंसानी भोजन आधा छोड़ना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे शरीर को काट कर बाकी का आधा जंगल में फेंक देंगे। इसके शरीर को भी आधा काट कर खाएंगे और आधा जंगल में। तुम हमें छोड़ दो, शाम्भवी रोते हुए बोली। ये कभी नहीं हो सकता। इंसानी मांस तो हमारा प्रिय भोजन। तो मुझे खा लो, इसे छोड़ दो। शाम्भवी आंसुओं से भीगे चेहरे से कह उठी। ये भी नहीं हो सकता। मौत के देवता का कहना है जितना मिले उससे आधा खाना है। तो मैं कब कह रही हूँ? शाम्भवी रोते हुए कह उठी। आधा खा लो, तुम्हें हम दो मिले। हम दोनों को आधा आधा काट कर आधा आधा खाने का क्या फ़ायदा? दोनों की जान चली जाएगी। तुम मुझे पूरा खा लो, इसे पूरा छोड़ दो। इस तरह भी तो तुम आधा इंसानी मांस खाओगे और आधा छोड़ दोगे। दो इंसान तुम्हें मिले, एक को खा लिया एक को छोड़ दिया, तो यह आधा नहीं हुआ तो क्या हुआ? मुझे खा लो, जग्गू को छोड़ दो। सरदार के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। जगमोहन अभी तक नीचे बेहोश पड़ा था। मैं सही तो कह रही हूँ, शाम्भवी पुनः आंसुओं भरे स्वर में कह उठी। तुम्हारे हाथ जो इंसान लगे हैं, तुम उसका आधा मांस खाना और आधा छोड़ना चाहते हो। मौत के देवता ने तुमसे ऐसे ही कह रखा है। तुम्हारे हाथ दो इंसान लगते हैं, उनमें से तुम एक को खा सकते हो और एक को छोड़ दो। यह आधा ही तो हुआ। तुम जग्गू को छोड़ दो। मैंने इस प्रकार कभी आधा नहीं किया, हमेशा काट कर ही आधा करता हूँ। एक बार पहले भी दो इंसान हाथ में आए थे, उन्हें भी मैंने बीच में से काट कर आधा आधा किया था। मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? दो में से एक को खाना और एक को छोड़ देना। मुझे इसके लिए मौत के देवता से पूछना पड़ेगा, सरदार बोला। उससे कैसे पूछोगे? वो कहाँ है? शाम्भवी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आह्वान करना पड़ेगा देवता का, कुछ वक्त लगेगा। तो जल्दी आह्वान करो, मुझे खा लो, जग्गू को छोड़ दो। सरदार ने अपनी भाषा में वहाँ खड़े लोगों को कुछ कहा और स्वयं अपने झोपड़े में चला गया। फरसा थामे वो चारों जगमोहन और शाम्भवी के गिरदा खड़े हुए। शाम्भवी रोते हुए बेहोश जगमोहन के चेहरे पर हाथ फेर रही थी। ये जंगल के भीतर का खुला इलाका था और यहाँ कुछ धूप आ रही थी। बस्ती वालों ने पेड़ काटे हुए थे। थोड़ी देर बाद सरदार झोपड़े से बाहर आ गया। उसके देखते ही शाम्भवी फौरन उठकर खड़ी होते बोली, देवता ने क्या कहा? बात हुई उससे? हाँ, उसने सहमति दे दी है कि एक को खाया और एक को छोड़ा जा सकता है। शाम्भवी की आंखों से तेजी से आंसू बह निकले। तो जग्गू को छोड़ दो, सरदार ने सहमति से सिर हिलाया। कैसे छोड़ोगे? तुम कहीं इसे दोबारा पकड़ कर ना मार दो। जिस आधे को छोड़ा जाता है हम उसे दोबारा नहीं खाते, सरदार ने कहा। इसे यहाँ से कहीं दूर छोड़ दो ताकि दोबारा ये ना आ सके। ऐसे ही किया जाएगा, अभी करो। ये होश में आ गया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। शाम्भवी रो रही थी। सरदार ने अपनी भाषा में फरसा थामे आदमियों से कुछ कहा। तुरंत ही दो आदमी आगे बढ़े और बेहोश जगमोहन को उठाकर एक ने कंधे पर लाद लिया। शाम्भवी फफक कर रोती हुई बेहोश जगमोहन को देख रही थी। वो दोनों जगमोहन को लादे तेज तेज कदमों से एक दिशा की तरफ बढ़ते चले गए। शाम्भवी रोए जा रही थी। तभी एक औरत बड़ा सा कटोरा लेकर शाम्भवी के पास पहुंची तो सरदार बोला, कटोरे में पड़ी मदरा पी लो, इससे मरने की पीड़ा कम महसूस होगी। शाम्भवी ने कांपते हाथों से कटोरा थामा और सरदार से रोते हुए बोली, जगमोहन को तो अब कुछ नहीं होगा। मेरे आदमी उसे यहाँ से बहुत दूर छोड़ने गए हैं, वो दोबारा इस तरफ नहीं आ सकेगा। शाम्भवी ने एक ही सांस में वो कटोरा पी लिया। औरत खाली कटोरा लेकर चली गई। सरदार ने अपनी भाषा में उन लोगों से कुछ कहा। उसी पल चार औरतें लंबे छुरे थामे शाम्भवी के पास पहुंची और चारों छुरे जिस्म के अलग अलग हिस्सों में धंसते चले गए। शाम्भवी की चीख गूंजी। अगले ही पल शाम्भवी का जिस्म छुरों से काटा जाने लगा। शाम्भवी तड़पते हुए नीचे गिर चुकी थी। चंद पलों में ही उसकी जान शरीर से निकल चुकी थी। जगमोहन को होश आया। तेज धूप के चेहरे पर पड़ने का एहसास हुआ। जिस्म पर पसीना चलता महसूस हुआ। होठों से मध्यम सी कराह निकलने के पश्चात उसकी आंखें खुल गईं। सूर्य आंखों के सामने था। उसने पुनः आंखें बंद कर लीं। उसे एहसास हुआ कि वो पीठ के बल जमीन पर लेटा हुआ है। सूर्य ठीक आसमान में है। जगमोहन ने करवट ली, फिर आंखें खोली। दूर दूर तक सूखी ज़मीन ही दिखी। आसपास कहीं भी कोई नहीं था। वो उठ बैठा। उसने चारों दिशाओं की तरफ देखा। एक तरफ जंगल था और तीन तरफ दूर तक जाता दिखता खाली मैदान। शाम्भवी की तलाश में निगाह घुमाई तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। हड़बड़ाकर वो खड़ा हो गया। शाम्भवी! जगमोहन गला फाड़कर चीखा। परंतु शाम्भवी का तो कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। उसे याद था कि वो जंगली लोगों की बस्ती में फंस गया था। शाम्भवी उसके साथ थी।
वे लोग उसे आधा आधा काट कर खाना चाहते थे। वे भागे और पकड़े गए। उसने एक पर हमला कर दिया कि उससे फरसा छीन सके, परंतु तभी जाने कैसे बेहोश हो गया और अब होश आया तो खुद को यहाँ पाया। धूप और गर्मी के मारे बुरा हाल था जगमोहन का। शांभवी! जगमोहन पुनः गला फाड़कर चीखा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। शांभवी ना तो दिखी ना ही उसकी आवाज़ आई। हर तरफ वीरान ही दिखा जहाँ वो खुद को अकेला पा रहा था। वो कबीला कहाँ गया? शांभवी कहाँ गई? वो यहाँ कैसे आ गया? ढेरों सवाल उसके दिमाग में दौड़ रहे थे, परंतु जवाब कहीं भी नहीं था। तुम कहाँ हो शांभवी? हताश सा जगमोहन पुनः चीखा। शांभवी के पास न होने पर वो खुद को बेहद तन्हा महसूस कर रहा था। तुम कहाँ चली गई शांभवी? जगमोहन भर्राए स्वर में क्या उठा। मेरे पास आ जाओ शांभवी। धूप और गर्मी उसे खाए जा रही थी। वो उस तरफ चल पड़ा जिधर जंगल जैसी जगह नजर आ रही थी। उसकी निगाह शांभवी की तलाश में घूमे जा रही थी। देवराज चौहान, नगीना, बांकेलाल, रुस्तराव, सोहनलाल महाजन, पारसनाथ, मोना चौधरी तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। मन भारी थे कि जगमोहन और शांभवी उनसे जुदा हो गए। जबकि देवराज चौहान गंभीर था। जगमोहन और शांभवी के हालातों के बारे में गुट्टी से जानकर जगमोहन को शांभवी से जुदा होना पड़ेगा। शांभवी की मौत हो जाएगी। इन बातों को सोचकर देवराज चौहान व्याकुल था। इस वक्त वे सूखे पेड़ों के जंगल से गुजर रहे थे। हवा ना के बराबर थी, गर्मी लग रही थी। चलते चलते मोना चौधरी देवराज चौहान के पास पहुंची। तुम जगमोहन की ज़्यादा चिंता करते नहीं दिख रहे, मोना चौधरी ने कहा। सबका भविष्य तुम पर ही टिका है मोना चौधरी, क्योंकि मौत की घाटी में एक तुम ही हो जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। तुम ही हो जो किसी तरह की मुसीबत में नहीं फंसोगी। तुम ही हो जो चक्रव्यूह को तोड़ सकती हो। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि चक्रव्यूह तोड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मोना चौधरी का सर गंभीर था। ये समस्या तो है। बेला से मालूम करो, शायद वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती। चीज़ें नज़रों के सामने आ जाएं तो अवश्य पहचान लेगी। उन चीज़ों को देखने में नज़रें चूक भी तो सकती हैं। ज़रूरी तो नहीं कि वो इसी रास्ते पर दिखें। देवराज चौहान खामोश रहा। जगमोहन और शांभवी शायद हमें ना मिल पाए, मोना चौधरी बोली। शांभवी तो मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, उसका इतना ही जीवन था। ओह, बेला ने बताया। जगमोहन तभी मिल सकेगा जब तुम चक्रव्यूह तोड़ने में सफल हो। तभी रुस्ता राव का सर उसके कानों में पड़ा। आगे एक बोर्ड लगेला है बाप। सबकी निगाह उस बोर्ड पर जा ठहरी। वो 50 कदम आगे था। इस पर कुछ लिखा लग रहा है, महाजन ने कहा। सब तेज तेज कदमों से चलते बोर्ड के पास जा पहुंचे। बोर्ड का डंडा ज़मीन में लगा था और उसके पास ही मिट्टी की सीढ़ियाँ ज़मीन के भीतर कहीं जाती महसूस हो रही थी। वे सब बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगे। अगर आप लोग जंतर मंतर की सैर करना चाहते हैं तो इन सीढ़ियों से नीचे चले जाइए। भीतर आपके मनोरंजन का सारा सामान मिलेगा और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी जान सलामत रहेगी। ये कैसा जंतर मंतर है? पारसनाथ क्या उठा। हमें फंसाने की ये भी कोई चाल है? महाजन बोला। हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। आगे चलो, सोहनलाल ने कहा। यो लिखो होवे कि मनोरंजनों का सारो सामान भीतरो होवे औरो जानो भी सलामत रहो। कहने के साथ ही बाकेलाल लाठौर आगे बढ़ा और जमीन के भीतर से चढ़ती सीढ़ियों पर पांव रख दिया। बाके! देवराज चौहान तेज सर में बोला। ये तुमने क्या किया? हम जंत्रों मंत्रों की सैर करोगे वापस आयो। इसके साथ उसने दूसरी सीढ़ी पर पांव रख दिया। सब ठगे से रह गए। ये तुमने क्या किया? मोना चौधरी बोली। जानते हो अब तुम वापस आए तो पत्थर के बन जाओगे। बाकेलाल लाठौर के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। बाप, इधर का सिस्टम होइला, आगे बढ़ो, वापस नहीं पलटेला। पलटेला तो पत्थर बनेला। बाकेलाल लाठौर का चेहरा फक पड़ गया। यो तो मारे से बहुत बड़ो भूल हो गयो। बाकेलाल लाठौर हड़बड़ा कर बोला। एवं उछलो के वापस आ जाओ। ऐसी गलती मत करना। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। अब तुम्हें इसी रास्ते पर आगे जाना होगा। यहाँ पर लिखा है कि जान सलामत रहेगी, तो मैं आशा करता हूँ कि चक्रव्यूह टूटा तो तभी हमारी मुलाकात होगी। मारो तो जानो, अटको उधरो। हम यहाँ रुक नहीं सकते बाकेलाल। सोहनलाल बोला। हमें आगे बढ़ना है। तुमने अपना रास्ता बदल लिया है, अब इसी रास्ते पर बढ़ो। हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग हो चुके हैं। मारे को मजदारों के पीछे छोड़ो। भीतर मनोरंजन होइला बाप। रुस्तारा गहरी सांस लेकर बोला। मजे करेला तू? अकेलो हम किस्सो बातो करो। जगमोहनो तो शांभवी के साथ गयो, मारे संग कोइयो ना हो। मोना चौधरी ने देवराज चांद को देखकर कहा। हम आगे चलें या तुम रुकना चाहते हो? यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, चलो। वे सब आगे बढ़ गए। चक्रव्यूह टूटने पर मिलेंगे बाके, सोनलाल कहता चला गया। बाकेलाल लाठौर उसी दूसरी सीढ़ी पर खड़ा होने जाता देखता रहा, फिर बड़बड़ाया। मारी तो किस्मत ही फूटो जो मारे से यूँ गलती हो गई। हम अकेले रह गए। बाकेलाल लाठौर ने जमीन के भीतर जाती दूसरी सीढ़ी पर खड़े हर तरफ नजर घुमाकर देखा। दूर तक किसी भी तरफ कोई न दिखा, सिर्फ अपने ही साथी दूर जाते दिखे। एवं का करूँ? बाकेलाल लाठौर बड़बड़ाया। ऊपर लगे बोर्ड पर नजर मारी, शब्दों को फिर पढ़ा। मनोरंजनो होवे भीतरो और जानो भी ना जायो। हम क्यों घाबरो? चलो चलो पढ़ो भीतरो। मारी तो इसी पल भीतर से स्त्री का सुरीला स्वर आया। आइए हुजूर, आ भी जाइए।
हमें कब तक इंतज़ार कराएंगे? छोरी? बाकेला लठौर चौंका। इधरों तो छोरी हो गई। इसके साथ ही वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। ब्याह के वास्ते हमारी गोटी गोटी फिट हो जाए तो हम धन्य हो जाए। वे आधा घंटा ही और चले होंगे कि उन्हें फिर वैसा ही बोर्ड दिखाई दिया। वे उस बोर्ड के पास पहुंचे तो वैसी मिट्टी की कच्ची सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। बोर्ड पर लिखा था, अगर आप अपने बिछड़ चुके साथी से मिलना चाहते हैं तो बेहिचक सीढ़ियाँ उतर जाइए, आपकी जान सलामत रहेगी। सबने बोर्ड पढ़ा, एक दूसरे को देखा, नीचे जाती सीढ़ियों को देखा। ये बातें हम लोगों को भटकाने के लिए जाल की तरह हैं, पारसनाथ ने कहा। यहाँ हमारे हक में कोई बात हो ही नहीं सकती। देवराज चौहान बोला, ये सीढ़ी हमारा रास्ता नहीं है। मोना चौधरी ने कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आगे चलें। उसी पल नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान हो गई। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तुम क्या कर रही हो भाभी? सोहनलाल क्या उठा। कुछ नहीं। नगीना के होंठों से गुट्टी के लहजे में स्वर निकला। देवराज चौहान इस लहजे को सुनकर मनी मन सावधान हो गया। सीढ़ियों के मुहाने पर जाकर नगीना ने भीतर झाँका। जमीन के भीतर वो सीढ़ियाँ जा रही थीं। 7-8 सीढ़ियों तक बाहरी रोशनी पड़ रही थी। नगीना की निगाह छठी सीढ़ी पर जा टिकी, जहाँ पीले रंग का 2 इंच का बड़ा पत्थर पड़ा था। उस पत्थर का आकार प्रकार सामान्य था। एक तरफ से उस पत्थर की चोंच निकली हुई थी। नगीना की आंखों में उभरी चमक में बढ़ोतरी हो गई। उसने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान फौरन पास आ गया। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गई, नजरें नगीना पर थी। चौहान। नगीना के होंठों से गुड्डी का धीमा स्वर निकला, मुझे वो पत्थर चाहिए। वो पत्थर? क्यों? देवराज चौहान के होंठों से निकला, आने वाले वक्त में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारा मतलब चक्रव्यूह तोड़ने के लिए? हाँ, पहले दरवाजे के रास्ते में हमें उसी पत्थर की ज़रूरत है। लेकिन उस पत्थर को लेने के लिए सीढ़ी पर कौन उतरेगा? जो भी नीचे जाएगा वो वापस आए तो पत्थर का बन जाएगा। यह समस्या तुम सबकी है। उस पत्थर के बिना चक्रव्यूह नहीं तोड़ा जा सकता, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। उसी पल मोना चौधरी करीब आकर बोली, क्या बात है? नीचे छठी सीढ़ी पर जो पत्थर पड़ा है वो चक्रव्यूह तोड़ने के काम आएगा, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारा मतलब कि पहले दरवाजे से हमें इसी चीज़ की तलाश थी? मोना चौधरी के होंठों से निकला। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी उस पत्थर को जो भी लेने जाएगा वो वापस आए तो पत्थर का हो जाएगा। उल्टे नहीं आना, सीधे आगे बढ़ना है। मौत की घाटी की ये शर्त है। मामूली बात है देवराज चौहान, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। पत्थर के लिए कोई भी सीढ़ियों के रास्ते पर जा सकता है। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ तो मैं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? क्यों? चक्रव्यूह तोड़ना तुम पर ही निर्भर है। हम सबके साथ कुछ भी हो सकता है, परंतु तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम इस पूर्व जन्म में आकर एक बार अपनी जान गंवा चुकी हो। मौत की घाटी में तुम चक्रव्यूह तोड़ने के लिए खास मोहरा हो। मोना चौधरी ने गंभीरता से सिर हिलाया। बात सब तक पहुंची तो रुस्ता कह उठा, आपुन जाइला भीतर बाप। उधर बोर्ड पर लिखेला, बिछड़ों से मिलने के वास्ते भीतर जाने का। बाकी अपुन के बिना बोर होइला। उस पत्थर को अपन बाहर फेंकेला। कहने के साथ ही रुस्ता राव सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सबकी गंभीर निगाह रुस्ता राव पर थी। पहली, दूसरी, तीसरी, रुस्ता राव सीढ़ियाँ उतरता चला गया। फिर रुका और छठी सीढ़ी पर पड़ा वो पत्थर उठाया, ऊपर देखा। ऊपर से सब झांक रहे थे। नगीना के होंठों से गुड्डी के लहजे वाली आवाज़ निकली, पत्थर तुम संभालो मिन्नू। रुस्ता राव ने पत्थर उछाला तो मोना चौधरी ने उसे लपक लिया। नगीना के होठों पर मुस्कान आ गई, आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान थी। अपन के और तुम्हारे रास्ते अलग हुए बाप, रुस्ता राव मुस्कुराया। चक्रव्यूह तोड़ने पर हम मिलेंगे, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। जवाब में रुस्ता राव मुस्कुराया, फिर सीढ़ियाँ उतरता नीचे चला गया। देर तक सीढ़ियाँ उतरता रहा रुस्ता राव। सीढ़ियाँ खत्म हुई तो खुद को मिट्टी वाली ऐसी जगह पाया जहाँ 2 रास्ते जा रहे थे। वहाँ पर्याप्त रोशनी थी। रुस्ता राव ठिठका सा दोनों रास्तों को देखता रहा कि किधर जाए। तभी एक रास्ते से एक औरत आती दिखाई दी। रुस्ता राव की निगाह उस पर ठहर गई। वो लंबे कद की खूबसूरत युवती थी। लहंगा चोली डाल रखा था, बाल संवार रखे थे, ज़रूरत का श्रृंगार कर रखा था, जैसे कि कानों में झुमके, नाक में बाली, गले में सुंदर सा हार था। चेहरा ऐसा था कि देखने वाला देखता रह जाए। रुस्ता राव को कम से कम यहाँ ऐसी युवती की आशा नहीं थी। पास आने पर वो खुलकर मुस्कुराई। रुस्ता राव शांत भाव से उसे देखता रहा। तुम किस कारण से भीतर आए? बिछड़ों से मिलना है या यूं ही आ गए? बिछड़ों से मिलना है। फिर तो तुम मेरे साथ इसी रास्ते पर आ जाओ, वो कह उठी। तुम्हें मालूम है बाकेला लाठौर कहाँ है? मूँछों वाला? वही। वो बड़े मज़े से बहुत खुश है मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ से जाना ही नहीं चाहेगा। ऐसा क्या हो गया वो जाना ही नहीं चाहेगा? वो रानी की खूबसूरती के जाल में फंस चुका है। रानी को भी कब से ऐसे मर्द की तलाश। कौन रानी? हमारी रानी। क्या ज़मीन के नीचे दुनिया बसती है? हाँ, पूरी रियासत है यहाँ, लोग बसते हैं। तुम आ गए हो तो सब देख लोगे। तुम्हारी उम्र काफ़ी कम है, परंतु हमारे पास छोटी लड़कियाँ भी हैं जो छोटे मर्दों को संभालना जानती हैं। तुम भी किसी न किसी के प्रेम जाल में फंस जाओगे। अगर लंबी युवती की इच्छा हो तो वो भी मिल जाएगी। तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रुस्ता राव क्या उठा। यहाँ ऐसी ही बातें होती हैं। यहाँ से प्रेम होता है। प्रेम की रियासत है ये। आओ तुम्हें भीतर ले चलूँ।
मैं मूँछों वाले को लेकर यहाँ से बाहर चले जाना चाहता हूँ, रुस्तराव बोला। वो जाना चाहे तो बेशक उसे ले जाना, परंतु कुछ देर बाद तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, मेरे साथ आओ। कहने के साथ ही वो पलटी और रास्ते के भीतर की तरफ चल पड़ी। कुछ पल रुस्तराम उसकी पीठ को देखता रहा, फिर वो भी चल पड़ा। वो ठुमक ठुमक कर मस्तानी चाल में आगे बढ़ती बोली, मेरी चाल देख रहे हो पीछे से? हाँ। दिल में कुछ हो रहा है? नहीं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नादान लगता है, शुरू से पाठ पढ़ाना पड़ेगा, देखना 2 दिन में तू चलता पुर्जा बन जाएगा। वो चलते चलते बोली, चलता पुर्जा? प्यार की राह पर चलता पुर्जा। प्रेम की रियासत में आकर कोई भी अछूता नहीं रहता। आज तक जो भी प्रेम रियासत में आया है उसकी कभी भी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हुई, खुशी खुशी हमारे साथ रह रहा है। यहाँ क्या होता है? प्यार। प्यार तो फालतू की चीज़ है, बाकी सब कुछ क्या होता है? यहाँ सब कुछ प्यार होता है, कुछ ही देर में समझ जाओगे, बहुत भोले हो। आप उनके दिल में कुछ नहीं होएला बाप, रुस्ता राव मुँह बनाकर क्या उठा। सब कुछ होगा, मेरे पीछे आते रहो। कुछ देर बाद वो रास्ता समाप्त हो गया। सामने बेशकीमती दरवाज़ा मौजूद था, उस पर सोने की परत और हीरे पन्ने जड़े थे, जबकि आसपास की सारी जगह कच्ची मिट्टी की थी। उस युवती ने दरवाज़ा खोला और पलट कर रुस्ता राव से बोली, आओ, तुम्हारी ज़िंदगी का शानदार सफ़र अब शुरू होता है। रुस्ता राव की निगाह खुले दरवाजे के भीतर टिक चुकी थी। भीतर का हाल देखकर वो दंग रह गया था। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। फर्श पर कालीन थे, छत पर फानूस लटक रहे थे, चमचमाता फर्नीचर पड़ा था। एक से एक खूबसूरत युवतियाँ आती जाती दिखाई दे रही थीं, उनकी हंसी सुनाई दे रही थी। आओ। उसकी पुकार पर रुस्ता राव का ध्यान टूटा। ये क्या जगह है? यह मेहमान घर है, तुम यहाँ के मेहमान हो। तुम्हें नहलाया जाएगा, खाने को बढ़िया व्यंजन दिए जाएंगे, फिर तुम जिस युवती को पसंद करोगे उससे प्रेम कर सकोगे। यहाँ से प्रेम होता। मुझे बांके से मिलना है। मूँछों वाले से? हाँ, वो। उसके पास फुर्सत नहीं है, वो रानी के साथ प्रेम करने में व्यस्त है। जब तक वो थक नहीं जाता तुम भी प्रेम करो, और मैं प्रेम नहीं करूँगा। रुस्ता राव का सर तेज हो गया। क्यों? मैं प्रेम नहीं करता। तुम्हें तुम्हारी उम्र की युवतियाँ दी जाएंगी। अगर प्रेम सीखने की चाहत है तो कोई बड़ी उम्र की तुम्हें प्रेम करना सिखा देगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और 1-2 बार में प्रेम करना सीख लिया जाता। मुझे बांके से मिलना है, रुस्ता राव झल्लाया। मूँछों वाले से भी मिल लेना, भीतर तो आओ, वो युवती मुस्कुराकर बोली। रुस्ता राव खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। गुलाब की तीव्र महक उसकी सांसों से टकराई, जो कि दरवाजे से बाहर तक नहीं आ रही थी। सुखद एहसास का अनुभव हुआ रुस्ता राव को। उस युवती ने खुला दरवाज़ा बंद कर दिया। रुस्ता राव की निगाह हर तरफ जा रही थी। तभी 4 युवतियाँ खिलखिलाती हुई रुस्ता राव के पास पहुंची। छोटे मियाँ आए हैं, एक बोली। मुझे छोटी उम्र के लोग पसंद हैं, दूसरी बोली। मुझे भी, तीसरी ने कहा। पहले इससे तो पूछ लो कि इसे क्या पसंद है, चौथी ने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुस्ता राव ने उस युवती को देखा जो उसे यहाँ लाई थी। ये चारों तुम्हें चमेली के सुगंध वाले पानी से नहलाएंगी, तुम्हें नए कपड़े पहनाएंगी, फिर स्वादिष्ट भोजन। मुझे सिर्फ बाके से मिलना, मूँछों वाले से भी तुम मिलोगे, परंतु अभी नहीं मिल सकते। वो रानी के साथ कक्ष में प्रेम करने में व्यस्त है, हमें उस कक्ष में जाने की इजाज़त नहीं है। वो जब भी फुर्सत में आएगा तो मुझसे मिल लेना, तब तक कुछ नहीं। मैं देखो, वो युवती कह उठी, तुम हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करो। यह जगह मनोरंजन स्थल है, और पुरुषों का इससे बड़ा मनोरंजन दूसरा नहीं हो सकता कि उन्हें एक से एक खूबसूरत और उनकी पसंद की स्त्रियां मिल जाएं, साथ में मदरा भी देते हैं। ये रानी के प्रेम की रियासत है, यहाँ तुम्हें प्रेम करना ही होगा। पर मैं प्रेम नहीं करता। वहाँ खड़ी चारों युवतियाँ हंस पड़ी। रुस्ता राव के चेहरे पर उखड़े भाव थे। वो युवती मुस्कुराकर अन्य चारों युवतियों से कह उठी, सुना तुम चारों ने, ये प्रेम नहीं करता। एक बार गोद में बैठेगा तो महाप्रेम करने लगेगा। शर्म खारा लगता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, रुस्ता राव हड़बड़ा कर बोला। ये भी सुना है कि ये ऐसा नहीं है। फिर बोली, ऐसा हो जाएगा। दूसरी युवती हंसी। मुझे ये प्रेम करता दिखना चाहिए, यहाँ पर प्रेम ही जीवन है। हम इसे अभी ऐसा बना देंगे। मुझे बाकी से मिलना होइला बाप। मूँछों वाले से तुम्हें मिला दिया जाएगा। वो तुम्हारा बाप है? नहीं। तो तुम उसे बाप क्यों कहते? प्यार में कहता हूँ। तुम्हारी माँ खुश होती कि तुम उसे बाप कहकर बुलाते हो। वो दुनिया में नहीं होइला। बाप है, वो भी नहीं होइला। सुना तुम चारों ने, इसके माँ बाप भी नहीं है, इसलिए इसे प्रेम की बहुत ज़रूरत है। इसे नहलाकर नए कपड़े पहनाओ और जिसे भी पसंद करो उससे ये प्रेम करेगा। अगर प्रेम करने से इनकार करे तो ज़बरदस्ती करके इसे रास्ते पर ले आना। हम ऐसे ही करेंगे। ये कोई ज़बरदस्ती है जो? तभी चारों ने रुस्ता राव को उठा लिया और एक तरफ लेती चली गई। ये क्या करेला बाप, अपन बच्चा होइला, अपन को रेस्ट देने का? ये अपन का मामला नहीं होइला, छोड़ दो अपन को। परंतु वो चारों रुस्ता राव को उठाए वहाँ से बाहर निकल चुकी थी। वो रुस्ता राव ही था, नहाया धोया हुआ था। उन्हीं चारों युवतियों ने ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारकर पानी के सुगंधित तालाब में उसे ले उतरी थी। रुस्ता राव ने उनसे बचने की भरपूर चेष्टा की, परंतु वो उसे छोड़ने वाली कहाँ थी। नहाने के दौरान उन युवतियों ने उसे प्रेम की भाषा सिखानी शुरू कर दी थी।
रुस्तराव चीखने चिल्लाने लगा। अच्छा खासा शूरवीर युवतियों की हरकतों से खुद को बचा नहीं पा रहा था। जैसे तैसे नहाना धोना समाप्त हुआ तब तक रुस्तराव घबराहट में हाँफने लगा था। फिर उसे सुनहरी रंग के नए चमकीले कपड़े पहनाए गए। वो दूल्हे की तरह लगने लगा। गहरी गहरी सांसें ले रहा था रुस्तराव। उसके गिर्द मंडराती युवतियाँ खिलखिलाकर हंस रही थीं। उसके बाद उसे स्वादिष्ट भोजन कराया गया। रुस्तराव उनके बनाए बताए काम बेमन से करता रहा। वो यहाँ से भाग जाने का मौका देख रहा था, परंतु युवतियों से ऐसा घिरा था कि मौका नहीं मिल रहा था। मौका तब मिला जब खाने के बाद उसे एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ 10 युवतियाँ मौजूद थीं। हर उम्र की थी और एक से एक खूबसूरत थी। ऐसे ही उनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो मर्द धर्म संकट में पड़ जाए। जिस पर नज़र टिक जाए उस पर से नज़र नहीं हटती थी। इनमें से जो पसंद हो उससे प्रेम करो, उसे कहा गया। सब पसंद हो तो बारी बारी सबके साथ प्रेम कर सकते हो। यह कोई ज़बरदस्ती है? रुस्ता राव ने गुस्से से कहा। ऐसा ही समझ लो, युवती ने मुस्कुराकर कहा। यहाँ जो भी आता है वो प्रेम ज़रूर करता है। मैं ऐसी बातें नहीं करता। हम तुमसे जहर खाने को नहीं कह रहे। युवती हंसकर बोली। जहर दे दो, वो मैं खा लूँगा। लगता है तुमने अब तक प्रेम करने का स्वाद नहीं चखा। नहीं, और चखना भी नहीं चाहता। रुस्ता राव जिद भरे स्वर में क्या उठा। मुझे बाकी के पास ले चलो। वो तभी उन 10 युवतियों में से एक युवती क्या उठी। इसे मेरे हवाले कर दो। मेरे प्यार में पड़कर ये सब भूल जाएगा। मेरा प्यार क्या कम है? दूसरी ने कहा। कम उम्र का है, मैं बढ़िया ढंग से प्रेम करना सिखा दूंगी। क्यों ना हम सभी इसे घेर लें? तीसरी हंसकर क्या उठी। जान निकल जाएगी बेचारी की। शुरुआत में सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही ठीक रहता है। उनकी बातें सुनते हुए रुस्ता राव का मन किया कि बाल नोच ले। तभी एक आगे बढ़ी और रुस्ता राव के पास पहुंचकर ठंडी आह भरकर बोली। क्यों रे, इतने नखरे क्यों दिखाता है? मैं प्रेम नहीं करूंगा। रुस्ता राव ने दांत भींच कर कहा। नहीं करेगा? नहीं मैं। तभी उस युवती ने रुस्ता राव को बाहों में भींच लिया। रुस्ता राव झटपटा उठा। बाकी सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुस्ता राव ने खुद को आज़ाद कराया और कमरे की खिड़की की तरफ दौड़ा। खिड़की खुली थी और 6 फीट नीचे ज़मीन थी। एक ही छलांग में वो खिड़की पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूदता चला गया। भीतर से युवतियों का शोर उभरा। रुस्ता राव संभला और उसका तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से युवतियों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। रुस्ता राव दौड़ता जा रहा था। उसके लिए हैरत की बात तो ये थी कि ऊपर आसमान नज़र आ रहा था, जबकि वो तो यही सोच रहा था कि ये सारी जगह ज़मीन के नीचे है। फिर उसे ध्यान आया कि वो मौत की घाटी में मौजूद है। यहाँ की बातें उसकी समझ में नहीं आने वाली। मनी मन मनी मन चैन था कि उन युवतियों से उसने पीछा छुड़ा लिया जो उससे प्रेम करना चाहती थी। कुछ देर दौड़ने के बाद उसे सामने बड़ा सा महल दिखा। महल के आसपास बस्ती भी नजर आई। आते जाते लोग दिखाई दे रहे थे, परंतु जल्दी रुस्ता राव को इस बात का एहसास हो गया कि लोगों में औरतें ही दिखाई दे रही हैं, कोई मर्द नज़र नहीं आ रहा। ये बात उलझन में डालने वाली थी। अभी वो इन बातों पर सोच ही रहा था कि घोड़ों की टापों की आवाज़ें कानों में पड़ी। वो तुरंत चौंक कर पलटा तो 6 घुड़सवारों को अपनी तरफ आते देखा। रुस्ता राव हड़बड़ा कर भागने लगा, परंतु घोड़ों की दौड़ का मुकाबला वो कैसे करता। शीघ्र ही 6 घुड़सवार उसके पास पहुंच गए। रुस्ता राव को रुकना पड़ा। वो गहरी सांसें लेने लगा, परंतु ये देखकर मनी मन हैरान हुआ कि घुड़सवार पुरुष न होकर युवतियाँ थीं। सजी संवरी खूबसूरत युवतियाँ, कमर में तलवारें फंसी थीं। वे एकदम चुस्त चाक चौबंद दिख रही थीं। तुम वहाँ से भाग क्यों आए? एक घुड़सवार युवती ने प्यार से पूछा। वो अपन से प्रेम करेला, अपन लाइक नहीं करेला प्रेम। तुम्हें प्रेम क्यों नहीं पसंद? अभी पसंद नहीं हुएला बाप। तुम कौन हो? हम लोग यहाँ की व्यवस्थाएं बनाए रखती हैं। यहाँ के सारे काम ठीक से चलें ये देखना हमारा काम है। तो तुम पहरेदार की तरह हो? हाँ, अगर उनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं तो तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो। आप उनको प्रेम नहीं करने का, किसी से भी नहीं करने का। इधर का आदमी लोग किधर हुईला? यहाँ आदमी नहीं होते, औरतें ही होती हैं। दूसरी घुड़सवार महिला ने कहा। मर्द नहीं होते? रुस्ता राव ने अजीब से स्वर में कहा। वो कहाँ गए? यहाँ मर्द होते ही नहीं हैं, सिर्फ औरतें ही होती हैं। तभी बाप, सब औरतें इधर मर्द की इच्छा रखेला। ये मजबूरी है इन औरतों की। तुम वापस चलो, तुम्हें प्रेम करना पड़ेगा। नको बाप, रुस्ता राव दृढ़ स्वर में बोला। अपन ये नहीं होने देगा। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? अपन अपने दोस्त के बाके से मिलने के वास्ते आईला। वो मूँछों वाला? वही। वो रानी के पास है। रानी ने उसे पसंद कर लिया। उस घुड़सवार औरत ने कहा। अगर तुम्हें उससे मिला दिया जाए तो तुम यहाँ की औरतों से प्रेम करोगे? दूसरी घुड़सवार युवती ने कहा। रुस्ता राव ने चंद पल सोचा, फिर सिर हिलाकर बोला। ठीक है, बाके से मिलने के बाद मैं प्रेम के लिए तैयार हो जाऊँगा। वो सामने महल देख रहे हो? वो रानी का महल है। वो मूँछों वाला उसी महल में रानी के पास है। हम तुम्हें वहाँ लिए चलते, तुम मेरे पीछे घोड़े पर आओ। घोड़े पर बैठ जाओ। वो 6 महिला घुड़सवार रुस्ता राव को लिए महल में पहुंची। किसी ने उनका रास्ता न रोका। घोड़े बाहर छोड़कर 2 महिला घुड़सवार रुस्ता राव के लिए महल के बैठक खाने में पहुंची। वहाँ एक बूढ़ी महिला मौजूद थी। रुस्ता राव को उसने बड़े प्यार से देखा और पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर क्या उठी। तुम कितने प्यारे इंसान को ले आए।
ये मेरी बेटी को ज़रूर पसंद करेगा। रुस्ता राव ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। औरत मुस्कुराकर दोनों युवतियों से बोली, तुम लोग ऐसे लेकर यहाँ क्या करने? वो मूँछों वाला इसका दोस्त है, ये मूँछों वाले से मिलना चाहता है, एक घुड़सवार युवती ने कहा। मूँछों वाला तो रानी के कक्ष में है, जब से भीतर गया रानी ने दरवाज़ा नहीं खोला, बूढ़ी औरत बोली। अब जाकर देखो कि दरवाज़ा खुला है कि नहीं। वो औरत वहाँ से चली गई। रुस्ता राव गहरी सांस लेकर बोला, यहाँ की ज़मीन पर कुल कितने मर्द हैं? तुम्हें मिलाकर 12 हो गए। वो किधर ओला? 8 तो बूढ़े हो चुके हैं। वो बहुत कम कभी कभी किसी से प्यार कर पाते हैं। एक बीमार रहता है, उसे ठीक किए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वो प्यार करने के काबिल हो सके। 10वां ठीक है, परंतु वो ज़्यादातर रानी से ही प्यार करने में व्यस्त रहता है। परंतु मूँछों वाले के आ जाने से रानी का मन 10वें से उतर गया, क्योंकि मूँछों वाला जवान है। लगता है अब दूसरी युवतियों को भी 10वें से प्रेम करने का मौका मिल पाएगा। फिर अब तुम भी तो आ गए आपुन। हाँ, तुम जवान हो चुके हो, युवतियों से बढ़िया प्रेम कर सकते हो सकता है रानी तुम्हें देखकर पसंद कर ले और मूछे वालों को दूसरों के हवाले कर दे। मुझे तो तुम मूछों वाले से बढ़िया लगते हो। रुस्ता राव सब पकाया, बोला, कोई ऐसा भी होएला जो प्रेम नहीं करेला? ऐसा कभी नहीं हुआ, परंतु तुम पहले हो जो अब तक बचे हुए हो, नहीं तो अब तक जाने क्या हो जाता है। क्या होएला बाप, पता चल जाएगा तुम्हें। अपन बच्चा होएला, प्रेम के चक्कर से अपन बहुत दूर होएला। प्रेम के लिए तुम पूरे जवान हो चुके हो। वो युवती मुस्कुराई। एक बार मुझसे प्रेम करके तो देखो। मैंने आज तक कभी प्रेम नहीं किया है, कोई मर्द मेरे इससे आया ही नहीं। सुना है प्रेम में बहुत मज़ा आता है। अपन टेस्ट नहीं करेला बाप, मेरे साथ करके देखो। तभी वो बूढ़ी वापस आकर बोली, दरवाज़ा अभी तक बंद है, फिर तो हमें इंतज़ार करना होगा। युवती ने रुस्ता राव को देख कर कहा, अपन इंतज़ार करेला इधर ही। तभी बूढ़ी और रुस्ता राव से कह उठी, मैं अपनी बेटी को बुला लाऊं क्या? वो बहुत सुंदर है, तुम उससे ज़रूर प्रेम करोगे। ये किसी से प्रेम नहीं कर रहा, उस युवती ने कहा, मेरे से भी नहीं। अपने को बच्चा कहता है। मर जाऊँ। बूढ़ी औरत छाती पर हाथ रख कर कह उठी, ये बच्चा है तो बड़ा कौन होगा? मेरी बेटी तुम्हारी उम्र की है, पर जवान है। उसका सीना बड़ा है, कूल्हे चौड़े हैं। और चुप रहने का बाप, अपन का मूड क्यों ख़राब करेला? रुस्ताना ने तीखे स्वर में कहा। यह अजीब सी आदत वाला है, बूढ़ी औरत ने युवती से कहा। कहता है पहले अपने मूँछों वाले दोस्त से मिलेगा, फिर प्रेम करेगा, युवती बोली। लंबे इंतजार के बाद रानी के कक्ष का दरवाज़ा खुल गया था। बूढ़ी औरत ने बैठक में मौजूद युवती और रुस्ता राव को खबर दी, इसे मूँछों वालों से मिला लाओ। घुड़सवार युवती ने बूढ़ी से कहा। बूढ़ी रुस्ता राव को लेकर चल पड़ी। रास्ते में बोली, तुमने मेरी बेटी को नहीं देखा? वो रानी से ज़्यादा सुंदर है। उसने एक बार भी किसी से प्रेम नहीं किया। वो तुम्हें प्रेम का बहुत सुख देगी। रुस्ता राव खामोशी से उसके साथ चलता रहा। तुमने मेरी बात सुनी कि नहीं? सुनेला बाप, पर आप उनको प्रेम नहीं करने का। एक बार मेरी बेटी को देख लोगे तो ये नहीं होला बाप। तुम जबान बंद रखेला, तुम्हें रानी नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें देखते ही तुमसे ज़रूर प्रेम करना चाहिए। मेरी मानो तो तुम जबान बंद रखेला बाप, अपन प्रेम को देखेला भी नहीं। लेकिन क्यों? क्या तुम्हारे में प्रेम करने की इच्छा नहीं है? अभी उस इच्छेला का वक्त नहीं आया बाप। ये बातें अपन के काम की नहीं होला। तुम मजाक कर रहे हो बूढ़ी बूढ़ी। वो मर्द ही क्या जो प्रेम न करना चाहे? अपन मर्द नहीं होएला, बच्चा होएला। तुम तो भरपूर मर्द हो। बुढ़िया उसे सिर से पाँव तो देख कर क्या उठी। रानी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रुस्ता राव उसके साथ चलता शानदार महल के एक कमरे के खुले दरवाजे पर जा पहुंचा। भीतर मूँछों वाला है, तुम भीतर जाओ, मैं यहीं खड़ी रहकर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। लेकिन मेरी बेटी को मत भूलना। वो रुस्ता राव उसकी बात पूरी होने से पहले खुले दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गया। बहुत ही बढ़िया और बड़ा कमरा था। कदम कदम पर सजावट की गई थी। छत कुछ ऊंची थी और फानूस लटक रहे थे। पत्थर की दीवारें बहुत अच्छी लग रही थीं। उन पर सजावट का सामान लटका था। फर्श पर लाल कालीन था। सामने ही अपेक्षाकृत बड़ा बेड था जो कि इस वक्त सजा हुआ था। उसकी चादर पर गुलाब और चमेली के फूल की पंखुड़ियाँ फैली थीं। खुशबूदार फूलों के हारों से बेड की छत बनाई गई थी। मखमली चादर थी और खिलौनों का सामान, खूबसूरत तकिए, सब कुछ देखते ही बन रहा था। बेड पर बाकेलाल राठौर अधलेटा सा मौजूद था। कमर पर कपड़ा डाल रखा था। स्पष्ट था कि उसने नीचे कुछ पहना हुआ नहीं था। पास ही में इंतहाई खूबसूरत युवती मौजूद थी जिसने सुर्ख लाल रंग का लहंगा चोली डाल रखा था। वो हाथों से बाकेलाल राठौर की टांगें दबा रही थी और बाके पस्त हाल में पड़ा था। दोनों के चेहरों पर मस्ती के भाव थे। इस समय उनकी अपनी ही दुनिया बसी हुई थी जिसमें दोनों सिर तक डूबे लग रहे थे। रुस्ता राव हड़बड़ाया सा बाके को देखने लगा। तभी तक उस युवती ने रुस्ता राव को देखा तो हैरानी से क्या उठी। तुम कौन हो? उसने बाकेलाल राठौर की टांगें दबानी छोड़ दी। बाकेलाल राठौर ने आंखें खोली। सामने रुस्ता राव को देखकर चौंक कर उठ बैठा। छोरे तम इधर हो, बाके के होठों से निकला। ये कौन है? रानी के उठी। मारे साथी होवे, पर यो इधरो कैसे? बाकेलाल राठौर अभी तक हैरान था। तुम इधर क्या करेला? रुस्ता राव ने चुपते स्वर में पूछा। हम इधरों बहुत खुश होवे। बाकेलाल राठौर मूँछों पर ताव देता क्या उठा। यो इधरों की रानी होवे और मारे पे फिदा हो गयो, एवं था इधरों का राजा बन गयो। मारे को औरत भी मिलो और सुख चैन भी मिलो।
मारे को यही चाहिए हो, मारी जिंदगी तो इधर ही बीतो। तुम तो बिना वह का दूल्हा बनेला बाप, रुस्ता राव कड़वे सर में बोला। दूल्हो बनने की क्या जरूरत होवे, उसो के बिना ही मारी बरातो निकलो। यो रानी मारी घोड़ी होवे, जब चाहो चढ़कर सैरी कर लो, सैरो कर लो, रोजो ब्याह करो, रोजो बरातो चले। मारी तो किस्मतों के दरवाजे खोलो। बाकेला लटोर बहुत खुश था। तुमने कुछ भी नहीं पहने ला कपड़ा ओढ़ेला बाप, बारो बारो कपड़ो उतारो, पहनो की क्या जरूरत होवे। रानी मारे को कपड़ों ना पहनने दो। बोलो हो हम इसो ऐसे ही जचो, मारे तो भाग खुल गयो रानी के गलों मिलो के। पर तम इधरो किस वास्ते आयो, मैं तुम्हें लेने आए ले बाप। छोरे मारी जिंदगी तो तय हो गयो, हम तो यहीं पे रानी के संगो जिंदगी बितायो। होश में आए ले बाप, अपन लोग मौत की घाटी में फंसेला। मौत की घाटो, बाकी ने मुस्कुराकर पास बैठी खूबसूरत रानी को देखा। मौत को घाटो ना मारी किस्मतों खोल दो। कहीं पे भी मारे को ब्याह वास्ते छोरी ना मिलो, पर इधरों तो पटाखा मिलो। जाने हो मारे को का बोलो। क्या बाप, बोलो हम जिसों पे हाथ रखो उसी के संग प्रेम करो, यो तो बहुत अच्छा होवे। एको के संग रह के बोरो हो जायो, सबों के संग रहो तो मजो आ जायो। मारी जिंदगी फूलों के संग बीतो, मारी तो किस्मतों इधर से चलेला बाप। नहीं छोरे, हम इधर ही टिको, तम यहाँ से जाओ, मारे को भूल जायो। रगड़ा खड़ेला नहीं करेला बाप, कपड़े पहनो चलेला, अपन तेरे वास्ते इधर आएला। तभी बाकेला लौटा और बेड पर पास में मौजूद युवती से बोला, रानी हुक्म राजा साहब। रानी मीठे स्वर में कह उठी, इसो छोरे को इधरों से भगायो। रानी ने मुस्कुराकर रुस्ता राव को देखा। रुस्ता राव के चेहरे पर गंभीरता थी। तन्ने हमारी बात ना सुनो। रानी पलंग से उतरी और खड़े होकर बोली, मूछों वाले राजा जी। रानी ने कहा, यह युवक मुझे पसंद आ गया। का बोलो तुम, बाकेला लौटा हड़बड़ाया। तम हमको राजा बनाए हो, मारे को राजा बने तो रानी के संग पलंग पर सोने का मौका मिला। रानी मुस्कुरा कर कह उठी, तुम इतनी ही देर के लिए राजा बने थे, अगर ये युवक ना आता तो मैं तुम्हें राजा ही बना के रखती, पर अब मैं इसे राजा बनाऊंगी। ये यो ना होवे। बाकेला लौटा तड़प के बोला, मारे को तुम जचो। उधर रुस्ता राव मुस्कुराने लगा था, लेकिन मेरे को तो ये युवक जच गया है। कम उम्र का है, खूबसूरत है, बिल्ली की तरह आंखें हैं, मैं इसके साथ ज़्यादा खुश रहूँगी। यो जुल्म मत करो हमारे संग, हम तो थारा राजा हुए, तुम सबके राजा रहोगे। सच्चो, आज से तुम्हारा नाम राजा है। तुम्हें ज़मीन पर जिसका भी साथ पाना चाहो पा सकते हो। हर रोज़ नई युवती के साथ प्रेम करो, इससे बड़ा राजा और क्या होगा। तुम यहाँ खुशी से पागल हो जाओगे। सच्चो, यहाँ से बाहर जाओ और देख लो यहाँ का मज़ा। रानी मुस्कुराई। तभी बाहर खड़ी बूढ़ी दासी दरवाजे पर नजर आई। रानी जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मेरी बेटी को प्रेम करने के लिए मर्द की ज़रूरत है, मैं मूँछों वालों को ले जाऊँ। बाकेला लठा ने सब पकाकर रुस्ता राव को देखा। रुस्ता राव बराबर मुस्कुरा रहा था। सुना राजा जी तुमने, रानी बाकेला लठौर से मुस्कुरा कर कह उठी। यहाँ एक से एक खूबसूरत औरतें हैं, परंतु मर्द नहीं है। हर कोई तुमसे प्रेम करना चाहता है। इस दासी की बेटी खूबसूरत है, कम उम्र है, बुढ़िया कपड़े पहनती है, प्रेम करने के लिए हर रोज़ सस्ती सवरती है, परंतु कोई मर्द नहीं मिलता। ऐसी यहाँ पे हज़ारों हैं। सच्चो, बाकेला लठौर की आंखें चमक उठी। सच में, मारे को थारी इच्छो होवे तो हम थारे पास आ जाओ का। तुम्हें मेरी याद आएगी ही नहीं, बहुत जल्द मुझे भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें प्रेम की कमी नहीं होगी। ओह, मारा भाग कितनो अच्छो होवे, मिलो तो हजारों एक साथ मिलो। बाप, छोरे हमारी किस्मत के दरवाजो खुल गयो, तम आ गयो तो ऐशो करो ही लो। अपन तेरे को लेने आएला बाप, ऐश नहीं करेला इधर। एब हमारी दुनिया तो इधर ही होवे, हम यो खुशी होवे। इधर कपड़े नहीं पहनना पड़ेगा मारे को, प्रेम करो और ऐसे ही घूमो, कामों भी नहीं करना, खाओ पियो और मज़ो करो। यो शानदार होवे छोरे, मारे साथ साथ तो थारी ज़िंदगी भी। बाप उधर चक्र भी तोड़ने का है, उधर सब, हम तो इधर की औरतों के चक्र भी तोड़ो छोरे। कहने के साथ ही बाकेला लौटा पलंग से उतर गया। कमर पर लिपटे कपड़े को हाथ से पकड़ रखा था। हम तो जाए इस दासों की छोरी के पासों। दासी खुश हो गई। रानी की प्यार भरी निगाह रुस्ता राव पर जा टिकी। रानो, हम जाओ। जाओ राजा जी, रानी मुस्कुराकर बोली। मेरे साथ आओ, दासी बोली। कमर पर लिपटा कपड़ा थामे बाकी दासी की तरफ चल पड़ा। बीच में रुस्ता राव ने उसकी बाँह पकड़कर रोका। तुम ये सब नहीं करेला बाप। छोरे, मारे को रोको नहीं, यो गोल्डनो चांसो हम ना छोड़ो। हम एको ब्याह के लिए तड़पो और इधर मारे हजारों ब्याह हो गयो। अब हम यही ज़िंदगी गुजारो, मारी दुनिया भी यही होवे। तभी बूढ़ी दासी बाकेला लौटर का हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली, चलो भी राजा जी, आपको आया पाकर मेरी बेटी की किस्मत जाग जाएगी। बाकेला लौटा दासी के साथ बाहर की तरफ खिसता चला गया। बायो बायो छोरे, फिर मिलो हम। रुस्ता राव बाके की तरफ जाने के लिए पलटा। तभी तेजी से रानी ने आगे बढ़कर रुस्ता राव की बाँह पकड़कर कहा, कहाँ जाते हो राजा जी मुझे छोड़कर। सर में आधा भरी थी। तुम्हारे लिए तो मैंने मूछे वाले को छोड़ा है। रुस्ता राव ने रानी को देखा, वो सच में खूबसूरत थी। आप उनको तू राजा कहेला। मैं रानी को
मैं रानी तो मेरे राजा हुए तुम। कितनों को तू राजा बनाएला बाप। यहाँ मर्द मिलते ही कहाँ हैं जिन्हें राजा बना सकूं। पर तुम मेरी पसंद के पहले मर्द हो। गोरा रंग, बिल्ली जैसी आंखें, चढ़ती उम्र। तुम तो जीवन भर मेरे साथ प्रेम कर सकते हो, मैं ही तुम्हारी। आप उनको प्रेम नहीं करना। रानी रुस्तराव के करीब आ गई। रानी की सांसों को रुस्तराव ने अपने चेहरे पर महसूस किया। प्रेम करेगा ना मुझसे? नहीं, ऐसा मत कह बिल्ली आंखों वाले। मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ। तुझे देखते ही मैं तो भागे नहीं। रुस्तराव पीछे हटा, परंतु रानी ने फौरन उसे बाहों के घेरे में ले लिया। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, आज से तुम ही मेरी जान हो। तुमसे ही मैं अब प्रेम किया करूँगी। आप उनका वो प्रेम नहीं। तभी रानी ने फुर्ती से रुस्तराव को उठाया और पलंग पर जा फेंका। रुस्तराव ने जल्दी से उठना चाहा कि रानी झपट कर उसके ऊपर आ पड़ी। रुस्तराव दब कर रह गया। करेगा ना मुझसे प्रेम बिल्ली आंखों वाले? रानी मत भरे सर में क्या उठी। नहीं आप उन। रानी ने अपने होंठ रुस्तराव के होंठों पर रख दिए। रुस्तराव कसमसाया। रानी को ऊपर से उड़ जाना चाहा, परंतु रानी भी कम नहीं थी। यहाँ मर्द नहीं होते बिल्ली आंखों वाले, रानी मस्ती भरे सर में कहती उसके गालों को चूम रही थी। परंतु कदम कदम पर खूबसूरत औरतें और मर्द पाने के लिए मरी जा रही हैं। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ की रानी हूँ। तुम्हें मेरे से प्यार करना ही होगा। ये तो इंसानी जिस्म की ज़रूरत है, मजबूरी है। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता प्यार करने को? करेला बाप। रुस्तराम हाफ सा उठा था। रानी का चूमना जारी था। तो फिर इनकार क्यों करते हो? ऐसा मौका कौन छोड़ता? बाहर मेरे साथी मेरा इंतज़ार कर। उन्हें भूल जाओ बिल्ली आंखों वाले, और सिर्फ मुझे याद रखो। मेरी खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लो कि हर वक्त तुम्हें मेरा ही चेहरा याद आए, जैसे कि मैंने तुम्हें अपने मन में बसा लिया है। हमें सिर्फ प्रेम करना है, सिर्फ प्रेम। हम दोनों प्रेम के लिए बने, एक दूसरे के लिए बने। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। यहाँ यही जीवन है। आओ मुझे प्रेम करो, इतना करो कि मैं तुम्हारे प्रेम में डूब जाऊँ, इस गहराई तक कि फिर प्रेम के कुएं से बाहर ही ना आ पाऊँ। मुझे अपने में समेट लो, तुम मेरे में समा जाओ, इस तरह कि हम दोनों मिलकर हमारे शरीर एक नया आकार ले लें। और तुम। दरवाज़ा बंद करेला बाप। रुस्तराम की सांसें तेज़ी से चलने लगी थी। अपने शरीर में वो आग लगी महसूस करने लगा था। सूर्य पश्चिम की तरफ झुक चुका था। किरणें अब सुनहरी हो उठी थी। पेड़ों के साए लंबे हो गए थे। अभी तक वे सूखे पेड़ों के जंगल से ही गुजर रहे थे, और वो अब खत्म होता दिख रहा था। सामने ही हरे बड़े पेड़ दिख रहे थे। कुछ देर बाद ही रात का मंजर शुरू होना था। अभी तक तीखी गर्मी महसूस हो रही थी। उनके चेहरे पर से स्पष्ट थकान झलक रही थी। जब से चले थे तब से अब तक आराम के लिए एक बार भी नहीं रुके थे। जगमोहन, शांभवी, बाकेला, लठौर और रुस्तराव उनसे अलग हो चुके थे, परंतु उनकी उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं थी। अगर वे चक्रव्यूह तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो वे सब उन्हें फिर मिल जाएंगे। उस स्थिति में शांभवी के साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो वो नहीं मिल पाएगी। शाम ढल रही है, महाजन चलते चलते बोला। हमें रात के सामने के जंगल में बितानी चाहिए। जंगल में किसी तरह का खतरा हुआ तो? सोनलाल ने कहा। कैसा खतरा? जानवर वगैरह हुए तो हम? अभी तक तो मौत की घाटी में हमें चिड़िया भी उड़ती नहीं दिखी, महाजन बोला। ऐसे में जानवर होने की संभावना ना के बराबर है। देखते हैं। चलते चलते पारसनाथ मोना चौधरी के पास आकर बोला, वो पत्थर तुमने संभाल रखा है ना, जो चक्रव्यूह तोड़ने के काम आएगा? मेरी जेब में। क्या तुम्हें यकीन है कि यह पत्थर वास्तव में चक्रव्यूह तोड़ने के काम आएगा? पारसनाथ ने पूछा। मोना चौधरी ने एक निगाह कुछ कदमों पर चल रही नगीना पर मारी, फिर बोली, लगता तो ऐसे ही है। तुमने बेला के कहने पर यह पत्थर हासिल किया है, ज़रूरी तो नहीं कि बेला की बात सच हो। सच की संभावना ज़्यादा है। कैसे मोना चौधरी? चंद पल चुप रहकर मोना चौधरी धीमे स्वर में बोली, जाने कैसे, बेला को होने वाली घटनाएं पहले से ही पता चल रही हैं। ये कैसे संभव है? पारसनाथ के होठों से निकला। यह हो रहा है। इन बातों को जानने के लिए अनिल मोहन का उपन्यास नरबली पढ़ें। तो तुम बेला की कई बातों पर भरोसा करके चल रही हो मोना चौधरी? हमारे पास दिशा रास्ता नहीं है, ऐसे में किसी एक की बातों पर भरोसा करके चलना बुरा नहीं है पारसनाथ। ठीक कहती हो, हम अनजान जगह पर अनजान दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। पता नहीं मंजिल आती भी है या नहीं। साथ चलते चलते नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में धीमा सर निकला। चौहान, हाँ, हमारे साथ रात को कोई घटना पेश आने वाली है। कैसी घटना? मैं इतना ही जान पाई हूँ कि हम में से कोई कहीं फंसने वाला है, बाकी लोगों की तरह। ये सब कैसे होगा? इन बातों का मुझे ज्ञान नहीं हुआ, परंतु आज की रात कुछ होगा, गुड्डी ने गंभीर लहजे में कहा। कुछ ही देर में सूर्य पूरी तरह पश्चिम दिशा की ओट में चला गया। शाम घेर आई। सूखे पेड़ों का जंगल अब समाप्त हो गया था और सामने हरे पेड़ों का जंगल नजर आ रहा था। मैं थक गया हूँ, सोनलाल बोला। आगे जंगल आ रहा है, रात हम वहीं आराम करेंगे। मुझे भूख लग रही है, महाजन ने कहा। यहाँ खाने पीने को कोई चीज़ नज़र नहीं आती। प्यास के मारे गला तो कब का सूख रहा है। वे चलते रहे, हरे जंगल में प्रवेश कर गए। शाम गहरी होने लगी थी। अंधेरा होने में ज़्यादा वक्त नहीं था। हमें रात बिताने के लिए कोई ठीक सी जगह चुन लेनी चाहिए, मोना चौधरी ने कहा। बेहतर होगा हम जंगल के भीतर रात बिताने की अपेक्षा जंगल के किनारे पर रात बिताएं, पारसनाथ बोला।
निश्चिंत मत रहो, देवराज चौहान ने कहा। कभी भी कोई भी खतरा किसी रूप में आ सकता है। मोना चौधरी की निगाह देवराज चौहान की तरफ उठी, फिर नगीना को देखा। वो पास आ गई। रात को कुछ हो सकता है हमारे साथ? मोना चौधरी ने धीमे स्वर में पूछा। पूरी संभावना है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बेला ने बताया? हाँ। मोना चौधरी गंभीर नजर आने लगी। तभी सोहनलाल ठिठकता हुआ कह उठा, वो देखो, वो क्या है? बाईं तरफ पेड़ों से झांकता पत्थरों का बना कुछ नजर आ रहा था। कुआं लगता है, महाजन बोला। आओ। वे सब उसी तरफ बढ़ गए। फौरन ही वहाँ जा पहुँचे। वो कुआं ही था। रस्सी से बंधी बाल्टी वहाँ पड़ी थी और खाने के स्वादिष्ट व्यंजन थालों में सजे एक तरफ रखे थे। एहसास हो रहा था कि वे अवश्य गर्म है। पास ही लगे बोर्ड पर लिखा था, खाना खाइए और कुएं का ठंडा पानी पीकर रात भर आराम करना चाहें तो कर सकते हैं। सब चुपचाप से खड़े रह गए। कभी खाने को देखते तो कभी कुएं को। कुएं से चंद कदमों की दूरी पर ज़मीन से 4 फीट ऊंचा कुएं के साइज़ का गोल चबूतरा बना हुआ था। एक बारगी देखने से ऐसा भ्रम होता था जैसे वो भी कभी कुआं रहा हो और किसी वजह से उसे बंद कर दिया गया हो। उस पर भी कुएं की तरह ही पहाड़ी लाल पत्थर जड़े हुए थे। फिर उनकी नज़रें आपस में मिली। क्या किया जाए? सोहनलाल बोला। जैसे कि बोर्ड पर लिखा है, खाना खाकर आराम करते हैं, हम सब थके हुए हैं, महाजन ने कहा। खाना कहाँ से आया? पारसनाथ बोला। कहीं से भी आए, हमें तो खाने से मतलब है। इस खाने में जहर भी हो सकता है, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। सब एक दूसरे को देखने लगे। जहर नहीं होगा, मोना चौधरी कह उठी। हम मौत की घाटी में फंसे पड़े हैं और हमारी संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में मौत का देवता जहर देकर हमारी जानें नहीं लेगा। यह सस्ता और कमीना तरीका होगा हमारी जान लेने का। तो तुम्हारा ख्याल है कि इसमें जहर नहीं है? सोहनलाल बोला। मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो खाना खाकर दिखाओ। मोना चौधरी के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। सब चुप से रह गए। तभी नगीना ने देवराज चौहान का हाथ दबाया। देवराज चौहान ने नगीना को देखा तो उसकी आंखों में कांच जैसी चमक को विद्यमान पाया। खाना खा लो चौहान, खाने में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, गुड्डी ने धीमे स्वर में कहा। उसी पल देवराज चौहान सबसे कह उठा, खाना खाया जा सकता है, खाने में जहर नहीं है। तुम खाकर दिखाओगे? महाजन बोला। हाँ, कुएं से पानी निकालो, हाथ मुंह धो लें, उसके बाद खाना शुरू करते हैं, देवराज चौहान ने कहा। पारसनाथ कुएं के पास पहुंचा, रस्सी से बंधी बाल्टी कुएं में फेंकी, फिर बाल्टी खींचने लगा। कुछ ही देर में सबने हाथ मुंह धो लिए। मोना चौधरी गंभीर निगाहों से नगीना को देख रही थी, जो कि चुप चुप सी थी। देवराज चौहान खाने के पास आ बैठा, एक थाल को अपनी तरफ सरकाया और खाना शुरू कर दिया। सब उसे देखते रहे। तभी नगीना भी पास आ बैठी और वो भी खाना खाने लगी। ये देखकर मोना चौधरी भी खाने पर बैठ गई। फिर महाजन, पारसनाथ और सोहनलाल भी खाना खाने लगे। खाना स्वादिष्ट था और भरपूर था। अंधेरा घिर चुका था। उनके पास रोशनी का कोई प्रबंध नहीं था, परंतु आज चंद्रमा पूरा निकला हुआ था और उसका चांदी जैसा चमकता प्रकाश वहाँ मध्यम सी रोशनी पैदा कर रहा था, जिसमें उनका काम आसानी से चल रहा था। कुएं के पास ही की ज़मीन उन्होंने किसी प्रकार लेटने के लिए साफ़ की और थके टूटे से वहाँ जा लेटे। परंतु देवराज चौहान उस गोल चबूतरे पर, जो कि बंद कुएं जैसा ज़मीन से 4 फीट ऊंचा था, उस पर जा लेटा। मध्यम सी हवा बहने लगी थी। पेड़ों से छनकर चंद्रमा का प्रकाश अभी ज़मीन तक आ रहा था। ये जंगल का शुरुआती हिस्सा था, परंतु हर तरफ गहरा सन्नाटा था। कीट पतंगे या झिंगुरों की आवाज़ें, किसी जानवर की आवाज़ें, किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। देवराज चौहान को गुड्डी की बात याद थी कि रात को खतरा आएगा, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तो ये सोचने की चेष्टा कर रहा था कि इस माहौल में कैसा खतरा आ सकता है। तभी मोना चौधरी उसके पास आ पहुंची। देवराज चौहान उस चबूतरे से उठ बैठा, उसे देखने लगा। बेला ने यह नहीं बताया कि रात को किस तरह का खतरा आएगा? मोना चौधरी ने पूछा। ये नहीं बता सकी, देवराज चौहान बोला। ये बात क्यों नहीं बता सकी? तुम उससे ही क्यों नहीं पूछ लेती? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। शायद मेरा पूछना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बातें वो तुमसे ही करती है। देवराज चौहान चुप रहा। मोना चौधरी आसपास देखते कह उठी, यहाँ जंगली जानवर तो नहीं? जंगल है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। देवराज चौहान ने भी नज़र दौड़ाई। रात किसी को पहरे पर रहना चाहिए, मैं रह लेता हूँ। तुम आराम करो, मैं महाजन को पहरे पर लगा देती हूँ। बांट बांट कर पहरा दिया जाएगा, कभी कोई तो कभी कोई, मोना चौधरी ने कहा और वहाँ से पलटकर बाकियों की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान उस चबूतरे पर पुनः लेट गया। मोना चौधरी ने महाजन को पहरे के लिए जागने को कहा, फिर नगीना के पास जा लेटी। देवराज चौहान कहता है कि आज रात किसी प्रकार का खतरा आ सकता है, मोना चौधरी बोली। ये मौत की घाटी है, यहाँ खतरे का आना आम बात है, नगीना ने कहा। देवराज चौहान कहता है कि ये बात तुमने उसे बताई। अगले ही पल नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान हो गई। आज रात खतरा आ सकता है? कैसा खतरा? ये एहसास तो मुझे नहीं हुआ कि कैसा खतरा, परंतु खतरा आने का एहसास हो चुका है। नगीना के होंठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला। यहाँ कुछ भी हो सकता है। महाजन को मैंने पहरे पर लगा दिया है, मोना चौधरी ने कहा। नगीना और गुड्डी खामोश रही। ठंडी हवा चलने में तेजी आ गई थी। देवराज चौहान कुएं जैसे गोल चबूतरे पर लेटा ऊपर पेड़ों के बीच में से नजर आते आसमान को देख रहा था, जहाँ कोई कोई तारा चमकता नजर आ रहा था। फिर उसने आंखें बंद कर ली। दिन भर की थकान हावी थी, वो नींद ले लेना चाहता था।
इसी बीच महाजन टहलता हुआ उसके पास आया और उसे लेटा पाकर दूर हट गया। देवराज चौहान का मस्तिष्क नींद और जाग के बीच फंसा था। धीरे धीरे उसे नींद आती जा रही थी। एकाएक नींद में लगा उसे कि वो घूमने लगा है, घूमता जा रहा है। देर तक वो इसी स्थिति में रहा, फिर धीरे धीरे उसकी नींद टूटने लगी। मस्तिष्क में यही था कि वो घूम क्यों रहा है। देवराज चौहान की आंख खुल गई। अगले ही पल वो चौंक उठा। कुएं जैसे जिस गोल चबूतरे पर वो था, वो चबूतरा तेजी से घूम रहा था और नीचे सरकता जा रहा था। चबूतरे की स्थिति इस वक्त ये थी कि घूमते घूमते वो ज़मीन के भीतर 5 फीट तक धंस चुका था। वो इतनी तेज़ी से घूम रहा था कि उसे अपना सिर घूमता लग रहा था। वो जल्दी से चबूतरे पर खड़ा हो गया। चबूतरा नीचे जाता जा रहा था। उस पर खड़े देवराज चौहान की नज़र इसलिए किसी चीज़ पर नहीं टिक रही थी कि वो तेज़ी से घूम रहा था। अब वो 6 फीट नीचे जा चुका था। महाजन! देवराज चौहान ने ज़ोरों की आवाज़ लगाई। इसके साथ देवराज चौहान ने ज़मीन का किनारा थामना चाहा, परंतु तेज़ी से घूमते चबूतरे की वजह से वो किनारा थामने में कामयाब नहीं हो सका। तभी दौड़ते कदमों की आवाज़ के साथ महाजन का हड़बड़ाया हुआ स्वर सुनाई दिया। तुम कहाँ हो देवराज चौहान? ये चबूतरा नीचे कैसे चला? और ये घूम रहा है, नीचे जा रहा है। तब तक चबूतरा और भी नीचे जा चुका था। भीतर अंधेरे की वजह से स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था। तब तक बाकी सब भी वहाँ पहुँचे थे। क्या हुआ? यह आवाज़ पारसनाथ की थी। यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया है। तभी नीचे जाते चबूतरे पर खड़े देवराज चौहान ने दोनों हाथ ऊपर करके छलांग लगाई। वो ज़मीन का किनारा पकड़ लेना चाहता था। किनारा पकड़ा भी, लटक गया। तभी सोहनलाल पास पहुंचा, चिल्लाया, लो मेरा हाथ पकड़ो। उसी पल किनारे की मिट्टी झुरझुरा गई और देवराज चौहान वापस नीचे घूमते चबूतरे पर गिरता चला गया। अब ऊपर से किसी को देवराज चौहान स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था। नगीना और गुड्डी गंभीर से खड़ी नीचे देख रही थी। तुम कहाँ हो? नज़र नहीं आ रहे? सोहनलाल ने ऊंचे स्वर में कहा। मैं उसी चबूतरे पर हूँ और ये तेज़ी से घूमता नीचे जा रहा है। नीचे से देवराज चौहान की आवाज़ आई। मेरे ख्याल में मुझे चबूतरे पर नहीं लेटना चाहिए था। जंगल में ऐसे चबूतरे का क्या काम? ये किसी को फंसाने की चाल थी और मैं फंस गया। तुम लोग पीछे हट जाओ, नीचे मत गिर जाना। तुम मुसीबत में फंसने जा रहे हो। मोना चौधरी व्याकुल स्वर में कह उठी। मौत की घाटी का चक्रव्यूह तुम तोड़ सकी तो हम दोबारा मिल जाएंगे, परंतु अकेली कुछ नहीं कर सकती। ठीक यही होगा कि तुम नगीना के साथ रहो मोना चौधरी। समझ गई, मैं ऐसे ही करूँगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, नगीना दुखी स्वर में कह उठी। हाँ, परंतु तुम मोना चाँदी के साथ रहना। अब देवराज चौहान की आवाज़ काफ़ी नीचे से आ रही थी। सब ठगे से खड़े थे। ये सब कुछ चंद पलों में ही हो गया था। देवराज चौहान इस तरह मुसीबत में फंसेगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। उनमें से एक और कम हो गया था। चबूतरा तेजी से घूमता नीचे जाता जा रहा था। देवराज चौहान का इस तरह घूमने से सिर चकराने लगा था। ऐसे में वो चबूतरे पर बैठ गया था। घुप अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ज़्यादा देर नहीं हुई कि एकाएक चबूतरे के घूमने की रफ्तार धीमी होने लगी और उसके नीचे जाने की गति में भी कमी आ गई। देवराज चौहान ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो गहरे अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। फिर वो चबूतरा एकाएक थम गया, घूमना भी रुक गया। जहाँ चबूतरा रुका था वहाँ सामने ही रास्ता जाता दिखाई दे रहा था। उस रास्ते पर मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। वो रास्ता 8 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा था। वहाँ कोई भी नहीं दिखा। चंद क्षणों तक देवराज चौहान उस रास्ते को देखता रहा। वो समझ चुका था कि चबूतरे के यहाँ रुकने का मतलब है कि उसे इसी रास्ते पर जाना है। वापस ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। देवराज चौहान चबूतरे पर खड़ा हुआ और उस रास्ते पर प्रवेश करता चला गया। चंद कदम ही चला कि ठिठक कर फौरन पलटा। वो चबूतरा पुनः तेजी से घूमने लगा था और वापस ऊपर जाने लगा था। होंठ पीछे देवराज चौहान चबूतरे को ऊपर जाते देखता रहा। जल्दी ही चबूतरा उसकी निगाहों से ओझल हो गया। वो समझ गया कि वो भी दूसरे लोगों की तरह मौत की घाटी की चालों में फंस चुका है। वो नहीं जानता था कि अब उसके साथ क्या होना है। पलटकर वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मध्यम सी फैली रोशनी कहाँ से आ रही थी ये पता न लग रहा था। वो मिट्टी का रास्ता था। दीवारें और छत भी मिट्टी की थी, जैसे किसी ने फावड़े कुदाल से वो रास्ता तैयार किया हो। सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं आ रही थी। देवराज चौहान आगे बढ़ता जा रहा था। चेहरे पर गंभीरता और सतर्कता थी। देर तक चलने के पश्चात वो रास्ता एक भीड़ भरे चौराहे जैसी जगह पर निकला। दिन का उजाला वहाँ फैला था। लोग आ जा रहे थे। कहीं घोड़ा गाड़ी जा रही थी तो कहीं बैलगाड़ी। मिट्टी के कच्चे मकान बने हुए थे। यहाँ के लोग अपनी रोज़मर्रा जैसी ज़िंदगी में व्यस्त दिख रहे थे। सड़कें भी मिट्टी की थी। तभी एक व्यक्ति की निगाह उस पर पड़ी तो वो चिल्ला उठा, मालिक आ गए, मालिक आ गए, देखो मालिक आ गए। सबका ध्यान देवराज चौहान की तरफ जाने लगा। मालिक? मालिक आ गए? कितना इंतज़ार कर रहे थे हम मालिक के आने का। आज का दिन कितना भाग्य वाला है। देवराज चौहान उलझन में फंसा उन्हें खुश होते देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कौन मालिक, कैसा मालिक, किसका मालिक। सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। लोग उसके पास इकट्ठे होते जा रहे थे। मालिक, आपने आने में बहुत देर लगा दी, एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा। देर लगा दी? देवराज चौहान के होठों से निकला।
और नहीं तो क्या, आप इसी रास्ते से गए थे और आपने कहा था एक दिन मैं वापस आऊँगा इसी रास्ते से, मेरा रूप रंग बदला होगा। इस रास्ते से जो भी आए समझना मैं ही हूँ वो। मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, देवराज चौहान बोला। आप हमारे मालिक ही हैं। अच्छा। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में क्या उठा। कब गया था मैं? बहुत बरस हो गए, कितने ही मौसम बदले, अब तो ठीक से हमें याद भी नहीं। हम तो आपकी राह देखते देखते आपको भूलने लगे थे। आप जाने से पहले इस नगरी का समय चक्र रोक गए थे, इसलिए तब जो जैसा था वो आज भी वैसे ही है। कोई बूढ़ा नहीं हुआ, कोई जवान नहीं हुआ। बूढ़े व्यक्ति अभी तक सलामत हैं। आपने कहा था जब मैं आऊँगा तो समय चक्र फिर से शुरू हो जाएगा, एक आदमी ने कहा। आपके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। देवराज चौहान ने खुद को संभाला और खुद को समझाया कि वो अजीब व गरीब हालातों में फंस चुका है। ये लोग उसे अपना बिछड़ा मालिक मान रहे हैं, जिसने कि इसी रास्ते में आना था। ऐसे में वो कितना भी कह ले, परंतु ये लोग इसकी बात मानने वाले नहीं कि वो इनका मालिक नहीं है। क्या तुम लोगों को पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ? देवराज चौहान ने कहा। पूछा। पूरा यकीन है। आप ही तो हमारे मालिक हैं। आप हमारे मालिक ना होते तो इस रास्ते से ना आते। वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही थी। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम लोगों का मालिक नहीं हूँ तो तुम लोग मेरा भरोसा करोगे? कभी नहीं। आप ही हमारे मालिक हैं। अब हम आपको नहीं जाने देंगे। आपके बिना नगरी खूबसूरत नहीं लगती। महल में चलिए। रानी जी आपका इंतज़ार कर रही हैं। महल? रानी? महल में चलिए, आपको सब याद आ जाएगा। परंतु एक शिकायत है मालिक। क्या? भद्रा ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। वो जिसे चाहे पकड़कर कैदखाने में डाल देता है। भद्रा कौन? आपका मुंह लगा, कैदखाने की देखभाल करने वाला। वो हमें बहुत परेशान करता है। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। भद्रा कई बार रानी जी से खुद मालिक बनने को कह चुका है। वो कहता था कि आप कभी वापस नहीं लौटेंगे, परंतु रानी जी इस बात को नहीं मानी। भद्रा को उन्होंने मालिक नहीं बनाया। रानी जी की सहमति के बिना भद्रा मालिक नहीं बन सकता था। अगर बन सकता होता तो कब का बन गया होता। मैं बात करूंगा भद्रा से, मुझे महल में ले चलो। देवराज चौहान ने खुद को यहाँ के हालातों के हवाले कर दिया। लोगों की भीड़ धीरे धीरे वहाँ बढ़ती जा रही थी। लोगों का हुजूम देवराज चौहान को एक महल तक ले आया। महल बहुत बड़ा नहीं था पर छोटा भी नहीं था। महल वालों को मालिक के आने की खबर मिल चुकी थी और उसके वहाँ पहुँचने तक स्वागत की पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी। आनन फानन महल को फूलों से सजा दिया गया था। राह में फूलों की पंखुड़ियाँ बिछा दी गई थी। महल के ढेरों कर्मचारी इधर उधर भागे फिर रहे थे। सब महल के मुख्य फाटक के बाहर ही रुक गए थे। महल के फाटक पर महल वालों की भीड़ जमा थी। महल के कर्मचारी, कई युवतियाँ वहाँ खुशी से खड़ी थी। एक 25 बरस की युवती ने एक थाल उठा रखा था। वो औरों से जुदा लग रही थी। उसके लहंगा, चोली और चुनरी दूसरों से बहुत अच्छी थी। उसके चेहरे पर तीव्र चमक विद्यमान थी। हाथ में पकड़े थाल में फूल माला थी। दीपक जल रहा था। पिंडलियों में पायल थी। वो सबसे ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। रानी की जय हो, रानी की जय हो। देवराज चौहान के साथ की भीड़ की प्रसन्नता भरे नारे लगाने लगी। देवराज चौहान कुछ उलझन में खड़ा रहा, फिर पास खड़े व्यक्ति से पूछा, रानी कौन सी है? कमाल है, आपको रानी का नहीं पता, भूल गए क्या? वो बोला, बहुत देर बाद लौटा हूँ इसलिए। रानी जी ने थाल उठा रखा है आपके स्वागत के लिए, जाइए। अब खड़े क्यों हैं? देवराज चौहान आगे बढ़ा और थाल उठाई युवती के पास जा पहुंचा। यहाँ के हालातों को वो समझने की चेष्टा कर रहा था। एकदम ही वो इस अजीब सी दुनिया में जाना पहचाना चेहरा बन गया था। युवती ने थाल बगल में खड़ी युवती को थमाया और उसमें से फूलों का हार निकालकर देवराज चौहान के गले में डाला। युवती की आंखों में प्यार उमड़ रहा था। फिर उसने देवराज चौहान के माथे पर टीका लगाकर कहा, आ गए आप? तुमने मुझे पहचान लिया? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। चेहरा बदल गया है पर है तो अब वही। आपने ही जाने से पहले कहा था कि जब आप आएंगे तो नया रूप होगा आपका, चेहरा बदला होगा। लोगों ने तो आपको देखते ही पहचान लिया, फिर मेरे पहचानने की ज़रूरत ही क्या है? मैं उस रास्ते से बाहर आया तो ये मुझे मालिक कहने लगे। वो रास्ता आपके सिवाय कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप ही का तो हुक्म है ये, भूल गए क्या? मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा। बहुत दिनों बाद लौटे हैं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। आइए महल में चले। रानी ने आगे को हाथ किया। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और बिखरे फूलों वाले रास्ते पर चल पड़ा। महल के भीतर की भीड़ में भद्रा भी मौजूद था। 40 बरस का कठोर जिस्म वाला व्यक्ति। उसकी आंखें हर समय लाल रहती थी। इस समय तो वो क्रोध से देवराज चौहान को घूरे जा रहा था। एकमात्र वही व्यक्ति था जिसे देवराज चौहान के आने की प्रसन्नता नहीं हुई थी और वो सड़ रहा था। महल के भीतर कक्ष में रानी के संग देवराज चौहान पलंग पर लेटा था और रानी उसके पांव दबा रही थी। कक्ष खूबसूरत था। वहाँ देवराज चौहान को आराम जैसा महसूस हो रहा था। अब रानी ने चुनरी नहीं ले रखी थी। आपने आने में बहुत देर लगा दी, रानी बोली। मैं तो आपसे मिलने को तड़प रही थी। मैं कहाँ गया था? देवराज चौहान ने जानकारी प्राप्त करने हेतु पूछा। आपको नहीं पता क्या? तुम्हें क्या पता है कि मैं कहाँ गया था? मुझसे तो आपने कहा था कि ज़रूरी काम से जाना है, बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है।
वापसी में देर हो जाएगी और जब आप वापस आएंगे तो चेहरा रंग रूप बदला होगा। वापसी पर आपको सब कुछ सामान्य मिले, इसलिए नगरी के समय चक्र को रोक गए थे और कहा था कि मेरे वापस आते ही समय चक्र खुद ब खुद चालू हो जाएगा। जिस रास्ते से मैं निकला हूँ उस रास्ते की क्या बात है? आप उसी रास्ते से भद्रा के साथ गए थे। भद्रा एक दिन बाद वापस आ गया था कि आपको छोड़ आया है, उसके आगे आप ही जाएंगे। भद्रा ने उस रास्ते पर जाने को सबको मना कर दिया और कहा कि एक दिन आप उसी रास्ते से वापस आएंगे, और आज आप वापस आ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके आने की। रानी खुश थी, प्रसन्नता से झूम रही थी। देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर निगाह मारी। आपको क्या पता कि औरत का आदमी जब पास हो तो औरत का सीना चौड़ा हो जाता है खुशी से। मैं आपको याद नहीं आई? देवराज चौहान खामोश रहा। आपका चेहरा रंग रूप कैसे बदल गया? अभी ज़्यादा सवाल मत करो, मैं समझ गई आप थके हुए हैं। लेकिन भद्रा ठीक आदमी नहीं है, उसने मुझ पर डोरे डालने की चेष्टा की। कैसे? वो कई बार मेरे पास आकर बोला कि आप वापस नहीं आएंगे, मैं उससे ब्याह करके मालिक बना दूँ उसे। भद्रा ने ऐसा कहा? देवराज चौहान शांत था। हाँ, वो मुझ पर बुरी नज़र रखता है। जनता की वजह से कभी मुझे कुछ कहा नहीं। वो जानता है कि मेरे साथ बुरा किया तो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। उसका बस चलता तो जाने क्या कर बैठता मेरे साथ। अब तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, देवराज चौहान बोला। लोगों को सताता भी है भद्रा, बहुत बेकसूरों को कैद कर रखा है। मैंने कई बार उसे कहा कि वो लोगों को तंग करना बंद कर दे, तो जवाब में कहता है कि उन लोगों ने मालिक के बनाए कानून तोड़े। जब भी मेरे सामने आता है मेरे शरीर के अंगों को देखने का प्रयत्न करता है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, रानी ने कहा। फिर तो भद्रा को ठीक करना ही पड़ेगा, देवराज चौहान बोला। शाम को जब मैं बगीचे में टहलने जाती हूँ तो वह हर शाम मुझे देखने की चाह में वहाँ आ जाता है और किसी बहाने से मेरे से बात करने की चेष्टा करता है। एक बार तो रात को खिड़की से मेरे कक्ष में आ पहुंचा था, परंतु मेरे डांटने की वजह से खामोशी से चला गया। वैसे ये बात मैंने आज तक किसी को बताई नहीं। तुम फिक्र मत करो, भद्रा को मैं यहाँ से दूर कर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का मालिक बनने के लिए वो आपको चुनौती देगा। चुनौती? देवराज चौहान की नज़र रानी के चेहरे पर ठहर गई। भूल गए क्या आप कि यहाँ का मालिक वही बन सकता है जो सबसे बहादुर हो? जो भी यहाँ का मालिक बनना चाहता है वो आपको लड़ने की चुनौती देता है। ये ज़िंदगी और मौत की चुनौती होती है, एक को मरना ही पड़ता है। आपको कई लोगों ने चुनौती दी, परंतु मैदान में आपने सबको मार दिया। आप हमेशा से ही बहुत बहादुर रहे हैं, तभी तो मालिक बने हुए हैं नगरी के। परंतु अब तो आप बहुत कमज़ोर होकर लौटे हैं। भद्रा इस मौके का फ़ायदा उठाकर आपको मैदान में आने की चुनौती देगा, और अगर उसने मुकाबले में आपकी जान ले ली तो वह यहाँ का मालिक बन जाएगा। ये महल, मैं, यहाँ की हर चीज़ उसकी हो जाएगी। आप इतने कमज़ोर होकर क्यों लौटे हैं? देवराज चौहान रानी को देखता रहा, चेहरे पर सोच के भाव थे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? मैं भद्रा से बात करूंगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कब? आज ही। अभी तो आप लौटे हैं, थके हुए हैं, इतनी भी जल्दी क्या है भद्रा से बात करने की? महल का कर्मचारी देवराज चौहान को भद्रा के पास छोड़ गया। महल के पीछे वाली जगह पर विशाल कैद खाना बना था। भद्रा कैद खाने की देखरेख करता था और अक्सर वहीं पर ही देखा जाता था। देवराज चौहान को देखते ही उसका चेहरा कठोर हो गया। तुम? भद्रा ने सख्त स्वर में कहा। मुझे देखकर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे आने से तुम खुश नहीं हो? देवराज चौहान ने कहा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं खुश हो जाऊंगा? मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरी रानी पर बुरी नज़र रखी। ऐसा करके तुमने बहुत ही गलत किया है। भद्रा हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हो? तुम कौन हो? यहाँ का मालिक। बकवास। तुम मक्कार हो, धोखेबाज हो। मालिक नहीं हो तुम, भद्रा बोला। तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं मालिक नहीं हूँ? पूरे से भी ज़्यादा यकीन है। तो फिर लोगों से क्यों नहीं कहते? क्योंकि मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, सब तुम्हें ही मालिक मानेंगे। आज मैं अपनी ही बातों के जाल में फंस गया। वो कैसे? भद्रा खामोश रहा। मालिक कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। मैंने उसे मार दिया, तभी मार दिया था। भद्रा गुर्रा कर कह उठा। पर तुम मुसीबत बनकर आ गए। उसकी बात पर देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। कैसे मारा तुमने मालिक को? क्या हुआ था? देवराज चौहान ने पूछा। मालिक बूढ़े होते जा रहे थे, वो इस बात से परेशान थे कि वो बूढ़े हो रहे हैं, जबकि मेरी निगाह रानी पर और यहाँ का मालिक बनने पर थी। परंतु मेरा बस नहीं चल रहा था। बूढ़ा होने पर भी मालिक में बेपनाह ताकत थी। फिर मैं मालिक का सबसे खास था, वो मुझ पर भरोसा करते थे। एक दिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे सपना आया है कि अगर मालिक को उस रास्ते पर भेजा जाए तो जब वे लौटेंगे तो जवान हो चुके होंगे। मेरी बात मालिक हमेशा मानते थे, इसलिए मेरी बात का उन्होंने फ़ौरन भरोसा कर लिया। तब मैंने मालिक को बताया कि इस काम में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए सबसे कह दें कि आने में उन्हें वक्त लग सकता है, और जब आएंगे तो आपकी सूरत, चेहरा, उम्र सब कुछ बदला होगा। फिर मालिक ने ऐसे ही किया। मैं उन्हें उस रास्ते पर ले गया। वहाँ किसी का भी प्रवेश करना मना हो चुका था। ऐसे में मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मालिक की हत्या करके शव को ज़मीन में दफन करके एक दिन बाद उस रास्ते से बाहर आया और सबको बताया कि मालिक लंबे सफ़र के लिए निकल गए हैं। ऐसा सफ़र करने गए जहाँ से इंसान जवान होकर लौटता है, इसलिए वो एक दिन इसी रास्ते से लौटेंगे। परंतु वो इतने जवान होंगे कि उन्हें पहचानना कठिन होगा। उस रास्ते पर किसी के भी जाने की पाबंदी लगा दी गई, ताकि मालिक जब आए तो उसे आसानी से पहचाना जा सके।
तुमने तो बहुत खतरनाक चाल चली, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने रानी को अपने काबू में करना चाहा, परंतु रानी मेरे हाथ नहीं आई। रानी पर काबू किए बिना मैं नगरी का मालिक नहीं बन सकता था। मेरी सारी कोशिशें असफल रहीं, परंतु मुझे हमेशा यकीन रहा कि रानी मान जाएगी और एक दिन मेरे काबू में ज़रूर आएगी। आखिर कब तक मालिक के आने के इंतज़ार में बैठी रहेगी? और मैंने आकर तुम्हारा काम बिगाड़ दिया, देवराज चौहान बोला। भद्रा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर उठी। तुमने तो आकर मेरी समस्या हल कर दी। क्या मतलब? यहाँ का मालिक बनने के लिए मैं तड़प रहा हूँ और रानी मुझे अपनाने को तैयार नहीं होगी, तो मैं नगरी का मालिक बनने से रहा। परंतु अब सब ठीक हो जाएगा। नगरी के नियमों के तहत मैं यहाँ का मालिक कल ही बन जाऊँगा। कैसे नियम? नगरी का मालिक वही बन सकता है जो नगरी का सबसे ताकतवर हो। जो कोई अपने को ज़्यादा ताकतवर समझता है और नगरी का मालिक बनना चाहता है, उसे मालिक को मैदान में आकर मुकाबला करने की चुनौती देनी पड़ती है, और मैदान में दोनों के बीच हाथों और हथियारों से युद्ध होता है, मुकाबला होता है। ये जीने और मरने वाला मुकाबला होता है। एक की मौत तो होती है और जो जिंदा बचता है, नगरी का मालिक वही बन जाता है। रानी भी उसकी हो जाती है। मतलब कि तुमने आकर मेरी सारी समस्या हल कर दी। तुम कमज़ोर से इंसान हो और हर कोई तुम्हें नगरी का मालिक समझ रहा है। ऐसे में आज मैं डंका पिटवा दूंगा नगरी में कि मैंने मालिक को मुकाबले के लिए चुनौती दी है। नगरी वाले मैदान में मुकाबला देखने के लिए कल सुबह इकट्ठे हो जाएंगे। तुम्हें वहाँ पहुँच मेरा मुकाबला करना होगा और मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। सच में मैंने आकर तुम्हारी समस्या हल कर दी। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। भद्रा दांत फाड़ता उसे देख रहा था। लेकिन लड़ने की क्या ज़रूरत है, हम यूं ही समझौता कर लेते हैं, देवराज चौहान बोला। यूं ही समझौता? वो कैसे होता है? मैं हट जाता हूँ, तुम नगरी के मालिक बन जाओ। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? इस प्रकार के समझौते को नगरी वाले नहीं मानेंगे। रानी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। सब कुछ ठीक करने के लिए मैदान में ही मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी, तभी मैं मालिक बन पाऊंगा। तुम्हारी नज़रों में ये ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं लड़ना ना चाहूँ तो तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। ये तुम पर है कि तुम मेरा मुकाबला करते हो या नहीं। यह मुकाबला तब तक चलता रहता है जब तक कि एक की मौत ना हो जाए। भद्रा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। तो तुमने ठान ही लिया है कि मेरी जान लेकर ही रहोगे, तभी तो मैं मालिक बन पाऊंगा। देवराज चौहान ने भद्रा के ताकतवर शरीर को देखा तो भद्रा ने छाती फुला दी। तुम तो एक बार में ही मुझे मार दोगे, देवराज चौहान बोला। अगर मैं रात में ही महल से भाग गया तो तुम्हें डरपोक समझा जाएगा। चूंकि मैंने तुम्हें चुनौती दी है, इसलिए 10वें दिन मुझे नगरी का मालिक चुन लिया जाएगा। ये भी यहाँ का नियम है। उसके बाद तुम जहाँ भी दिखे तुम्हें मार दिया जाएगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और पलटकर वापस चल पड़ा। तुम क्या रात को भाग जाने की सोच रहे हो? पीछे से भद्रा ने पूछा। अभी सोचा नहीं, देवराज चौहान वहां से बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान को भीतर प्रवेश करते देखकर रानी क्या उठी। मिलाए भद्रा से? क्या कहा उसने? देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा और गंभीर निगाहों से रानी को देखा। क्या हुआ? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात का यकीन करो तो, देवराज चौहान ने कहा। मैं क्यों नहीं यकीन करूँगी? सबसे पहले तुम्हें इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि मैं नगरी का मालिक और तुम्हारा पति नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? इस बात पर यकीन करो तो आगे की बात कहूँ। रानी हैरानी से देवराज चौहान को देखने लगी। देवराज चौहान चुप रहा और खामोशी को बढ़ने दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, तुम्हारा पति नहीं हूँ, देवराज चौहान बोला। क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो? तुम्हारा मेरा कभी कोई वास्ता नहीं रहा। तुम्हारा पति जो कि यहाँ का मालिक था, उसे उसी दिन भद्रा ने मार दिया था जब वो उसे लेकर उस रास्ते पर गया था। तुम्हारा पति भद्रा की खूबसूरत चाल में फंस गया था। उसी रास्ते में भद्रा ने उसे मारकर ज़मीन में दफन कर दिया था। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। आप मजाक कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। यह सच अभी अभी मुझे भद्रा ने बताया है। भद्रा यहाँ का मालिक बनना चाहता है और उसकी नज़र तुम पर है। वो तुम्हें पाना चाहता है। देवराज चौहान की निगाह रानी पर थी। ये बात तो सच है, परंतु मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे पति नहीं हैं। इस सच को भी तुम्हें ग्रहण करना होगा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अपने अजीब से हालातों में फंसा मैं उस रास्ते पर आ गया और वहाँ से बाहर निकला तो यहाँ के लोग मुझे मालिक कहने लगे। फिर तो भद्रा को पता है कि आप मालिक नहीं हैं। उसे सब कुछ पता है। आपके आने पर उसने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? रानी ने पूछा। वो खुश है कि मैं आ गया, क्योंकि उसकी कोशिशें सफल नहीं हो पा रही थी। अब वो कहता है कि कल मैदान में नगरी के लोगों के सामने मेरा मुकाबला करेगा और मुझे मारकर वो मालिक भी बन जाएगा और तुम्हें भी हासिल कर लेगा। इस वक्त उसके भेजे आदमी कल के मुकाबले के लिए नगरी में डंका पीटने जा रहे होंगे। ये तो बुरा हुआ। वो तुम्हारी जान ले लेगा मुकाबले में, रानी के होठों से निकला। तुम्हें अपने पति की मौत के बारे में सुनकर दुख नहीं हुआ? बहुत हुआ, परंतु वो लंबे समय से मेरे से जुदा हुआ पड़ा है। ऐसे में मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरे से मजाक कर रहे। मैंने जो कहा है सच कहा है। रानी देवराज चौहान को देखने लगी। मुझे तुम्हारी चिंता है। भद्रा कल तुम्हारी जान ले लेगा। तुम यहाँ से भाग जाओ, परंतु तुम तो बच नहीं सकोगी। भद्रा ने मुझे मुकाबले के लिए ललकारा है। भद्रा ने बताया कि अगर मैं भाग गया तो 10 दिन बाद उसे नगरी का मालिक घोषित कर दिया जाएगा। तुम भी उसकी बन जाओगी, लेकिन तुम्हारी तो जान बच जाएगी। मेरी जान बचाकर मेरी जान बचाकर तुम क्या करना चाहती हो?
तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? ऐसा करके मुझे खुशी होगी कि मैंने तुम्हें बचा लिया, रानी ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने अब तक जो कहा उस पर तुम्हें पूरा यकीन आया कि तुम्हारा पति मर चुका है और मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? यकीन तो नहीं, पर तुम कह रहे हो तो मुझे यकीन करना पड़ रहा है। मैं भद्रा को कल मैदान में मार सकता हूँ, परंतु मेरी शर्त। भद्रा में बहुत ताकत है, वो लंबा चौड़ा है, तुम तो उसके सामने कहीं भी। मेरी बात सुनो, अपनी मत कहो। रानी देवराज चांद का मुंह देखने लगी। मैं कल के मुकाबले में भद्रा को मार सकता हूँ, परंतु ऐसा करने की मेरी शर्त है। क्या? तुम मुझसे वो अपेक्षा नहीं रखोगी जो एक पत्नी अपने पति से रखती है। मैं मुसीबत में फंसा यहाँ पहुँचा हूँ और जाने कब तक यहाँ रहूँगा, फिर चला जाऊँगा, लेकिन मैं तुमसे कोई संबंध नहीं बनाऊँगा। रानी गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगी। देवराज चौहान खामोश रहा। ऐसा क्यों? रानी ने कहा। हमें संबंध बन भी जाएं तो हर्जी क्या है? ऐतराज़ तो औरत को होता है, मर्द को नहीं। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, परंतु मैं तो अपनी मर्जी से खुद को तुम्हारे हवाले। मेरी पत्नी है, उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उसे धोखा नहीं दे सकता, अन्य औरत का संग पाकर। ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें ऐसे ढेरों मर्द दिखा सकती हूँ जो ब्याह के बाद भी दूसरी औरतों से संबंध रखे हुए हैं। कईयों ने तो दो दो ब्याह भी कर रखे हैं। तुमों की मुझे सिर्फ अपने से मतलब है। देवराज चौहान का सर शांत था। रानी उसे देखती रही, फिर क्या उठी। हम ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं, ऐसी बातों की नौबत ही नहीं आने वाली। कैसे? भद्रा कल मैदान में तुम्हारी जान ले लेगा, मेरी मानो तो भाग जाओ। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। अजीब से हो तुम। देवराज चौहान चुप रहा। रानी उसे देखती रही। भद्रा के बारे में मैंने तुम्हें बताया, क्या तुम उसे अपने पति की हत्या की सज़ा नहीं दोगी? भद्रा को मैं सज़ा नहीं दे सकती, वो तो खुद ही दूसरों को सज़ा देता है। अगर ये बात नगरी के लोग जान जाते कि मालिक की भद्रा ने हत्या कर दी तो वो पत्थर मार मार कर भद्रा को मार देते, परंतु अब नगरी वालों को यकीन दिलाने वाला कोई नहीं रहा। ऊपर से तुम उस रास्ते से नगरी में आ पहुँचे हो, ऐसे में सब तुम्हें ही मालिक समझ रहे हैं। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में भद्रा का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। कल भद्रा से मुकाबला होगा, तुम मारे जाओगे। मैंने उसे समझौते के लिए कहा था कि मैं पीछे हट जाता हूँ, वो नगरी का मालिक बन जाए, पर वो नहीं माना। क्यों मानेगा? वो जानता है कि कल तुम्हें आसानी से मार देगा। अगर रात को यहाँ से चले जाने का विचार बने तो अस्तबल से घोड़ा ले लेना। तुम्हारी मौत देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी शर्त याद है ना? हम महल में दिखावे के लिए पति पत्नी की तरह रहेंगे। उस वक्त तक तुम जिंदा नहीं रहने वाले। कहकर रानी ने लंबी सांस ली। मेरी मानो तो आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। रात मेरे संग बिता लो तो मरते समय चैन रहेगा कि मेरी चिंता मत करो। तुम मेरे पास आने में इतना चिढ़ क्यों रहे हो? क्या सच में तुमने अपनी पत्नी के अलावा किसी और को प्यार? यही सच है। हैरानी? मैं तो ऐसी नहीं हूँ। यहाँ के पहरेदार या दरबानों को जब भी ज़रूरत पड़ती है बुला लेती हूँ। ये कोई बुरी बात भी नहीं है। इंसान को जब भूख लगेगी तो वो हाथ पाँव मारेगा ही भूख मिटाने के लिए। मेरी भूख ऐसी नहीं है। वो मैदान था। नगरी के लोगों में इसे मुकाबले का मैदान कहा जाता था, परंतु कहने को ही ये मैदान था, जबकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। सामान्य से मैदान को बल्लियों से गोल दायरे में बांध रखा था। बल्लियों के बाहर ही एक सिंहासन जैसी ऊंची कुर्सी मौजूद रहती थी, जिस पर रानी बैठकर मुकाबला देखा करती थी। चूंकि नगरी का मालिक नगरी के बाहर गया था, इसलिए नगरी वाले आज लंबी मुद्दत के बाद मुकाबला देखने जा रहे थे। नगर के लोग भोर का उजाला फैलते ही वहां पहुंचना शुरू हो गए थे। हर कोई उस गोल चक्कर के समीप जगह पा लेना चाहता था, ताकि मुकाबले का पूरा दृश्य देख सके। सूर्य निकलने तक वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि मालिक कमज़ोर होकर लौटे। क्या वो भद्रा का मुकाबला कर लेंगे? जो भी हो, शोर हो रहा था और भीड़ बढ़ती जा रही थी। गर्मी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, परंतु लोग गर्मी की परवाह नहीं कर रहे थे। भद्रा घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। देवराज चौहान कुछ देर बाद पैदल ही वहां आया था। दोनों उस मैदान के गोल दायरे में प्रवेश कर गए। वे आमने सामने और दूर थे। मुकाबले के लिए लाए गए हथियार आधे आधे बांट लिए गए थे। देवराज चौहान जमीन पर रखे हथियारों को देखने लगा। हथियारों में कुल्हाड़ी थी, भाला था, फरसा, कटार, खंजर जैसे कई हथियार थे। देवराज चौहान ने दूर खड़े भद्रा को देखा, जो कि मात्र लंगोट पहने खड़ा था। उसका पहाड़ जैसा शरीर चमक रहा था। वो 6 फीट से ज़्यादा लंबा था, चौड़ाई 1.5 गुना ज़्यादा चौड़ी थी। भद्रा की बाहें टांगें सेहतमंद मोटी थी, सीना चौड़ा था, चेहरा भारी था। एक नज़र में ही उसके शक्तिशाली होने का एहसास होता था। तभी नगरी की भीड़ में शोर उठा। रानी जी आ गई, रानी जी आ गई। रानी 4 घोड़ों की बग्घी में आई थी, साथ में 4 सखियां थीं। देखते देखते रानी सिंहासन जैसी ऊंची कुर्सी पर जा बैठी। सखियां पास में खड़ी हो गई थी, जबकि रानी विचलित नजर आ रही थी। भद्रा ने विजय भरी मुस्कान से सिंहासन पर बैठी रानी को देखा तो रानी परेशान उठी। देवराज चौहान शांत सा भद्रा को वहां शोर मचाते लोगों को देखे जा रहा था। तभी एक आदमी ने मुंह में भौंपू लगाकर मुकाबला शुरू करने की घोषणा की और नगाड़े जैसा कुछ बजाकर ध्वनि पैदा की। ऐसा होते ही लोगों का शोर थमने लगा। भद्रा ने बाहें फैलाकर अंगड़ाई ली और हाथी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। देवराज चौहान सतर्क हो गया। जीने मरने का सवाल था और निसंदेह भद्रा ताकतवर था उससे। यह मुकाबला बराबर का नहीं था, परंतु जैसे भी हो मुकाबले को बराबर का बनाना था, जिंदा रहने के लिए। देवराज चौहान भी धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा।
दोनों में फासला कम होने लगा। भद्रा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान छाई हुई थी। वो जानता था कि अपने प्रतिद्वंदी को एक ही बार में खत्म कर देगा। ये मुकाबला किसी भी हाल में ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। नगरी के लोगों में गहरा सन्नाटा ठहरा था। रानी के होठ भिजे हुए थे। वो भद्रा को पसंद नहीं करती थी। ऐसे में वो नगरी का मालिक बन जाए और उसके शरीर से भी खेले, ये कैसे पसंद कर सकती थी। परंतु अब हालात पलटने जा रहे थे। भद्रा नगरी का मालिक बनने जा रहा था, मुकाबला जीतकर। रानी बेबस सी सब कुछ देख रही थी। रानी होने के नाते भी उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि बिगड़ते मामले को संभाल सके। एक दूसरे की तरफ बढ़ते दोनों 10 कदमों की दूरी पर आकर रुक गए। जहाँ भद्रा के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं देवराज चौहान गंभीर था। अपनी मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है? भद्रा ने हंसकर कहा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। तेरे लिए मुझे हथियार की ज़रूरत नहीं, तेरी गर्दन वैसे ही तोड़ दूंगा। पर अभी भी तुझे मौका देता हूँ, हथियार उठा ले। खाली हाथ मेरे से लड़ेगा तो देखने वाले लोग हंसेंगे। खाली हाथ ही लड़ूंगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ये गलती मत कर बेवकूफ़, ये मुकाबला कुछ तो लंबा चलने दे, लोगों का मनोरंजन होगा। भद्रा ने कहा। मुकाबला लंबा ही चलेगा। सब ये ज़रूर सोचेंगे कि तुम जैसे कमज़ोर इंसान को मारकर नगरी का मालिक बना। तभी देवराज चौहान उसकी तरफ दौड़ा, उछला और दोनों टांगें भद्रा की छाती पर जा लगी। इसके साथ ही देवराज चौहान नीचे गिरा और तुरंत ही करवट लेते हुए खड़ा हो गया। परंतु भद्रा का हाल देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। भद्रा पर इस बार का कोई असर नहीं हुआ था। वो मात्र एक कदम लड़खड़ाकर पीछे हो गया था। रानी जी, सखी रानी से कह उठी। मालिक तो खाली हाथी भद्रा के सामने डट गए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे मालिक का, रानी गुस्से से कह उठी। भद्रा ने देवराज चौहान को देखते अपनी छाती पर हाथ फेरा जहां देवराज चौहान ने वार किया था। इस दम पर तू मुझसे लड़ने चला था? यह मुकाबला तो तू हार गया, तू गया अब। कहने के साथ ही भद्रा तेजी से देवराज चौहान की तरफ बढ़ा, जैसे उसे हाथों से पकड़कर मसल देने का इरादा हो। देवराज चौहान जानता था कि भद्रा के हाथ नहीं लगना है। एक बार भद्रा की पकड़ में आ गया तो फिर बच पाना असंभव होगा। भद्रा के शरीर में भरपूर ताकत थी। इससे पहले कि भद्रा उसके पास पहुंचता, देवराज चौहान पलटा और भागने लगा। ये देखकर भद्रा अचकचाकर पल भर के लिए ठिठका, फिर देवराज चौहान के पीछे दौड़ा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे नन्हा सा हाथी भाग रहा हो। भागते हुए भद्रा के शरीर के मांस के लोच लो चबूतरे हिले जा रहे थे। देवराज चौहान आगे, भद्रा पीछे। जबकि देवराज चौहान सामान्य गति से भाग रहा था। वो दौड़ा दौड़ा कर भद्रा को थका देने का इरादा रखता था। भद्रा के शरीर की ताकत को कमज़ोर कर देना चाहता था, उसकी एकाग्रता खत्म कर देना चाहता था। ये सब देखती सखी रानी से कह उठी। रानी जी, ये क्या, मालिक तो डर कर ही भाग रहे हैं। रानी तो ये देखकर पहले ही चिंतित और जली भुनी बैठी थी। तुम्हारे मालिक नया ढंग सीख कर आए मुकाबला करने का। कैसा ढंग? मुझे नहीं पता, देखती रहो, पता चल जाएगा, रानी ने बेमन से कहा। रानी जी, मुझे तो लगता है भद्रा ही जीतेगा। मैंने कब कहा कि वो नहीं जीतेगा? तब तो आज की रात पलंग पर भद्रा आपके साथ होगा। वो इतना भारी है कि आपकी तो हालत बिगड़ जाएगी। सच बात तो ये थी कि रानी भी यही बात सोच रही थी। मालिक तो बहुत कमज़ोर होकर लौटे हैं, वरना भद्रा की क्या हिम्मत जो मालिक से मुकाबले के लिए डंका पिटवाता। चुप रह, तू बहुत बोल रही है। देवराज चौहान आगे भाग रहा था, भद्रा पीछे। अब भद्रा हाफने लगा था, उसकी सांसें चढ़ने लगी थी। उसके भारी जिस्म में कितनी भी शक्ति सही, परंतु भागते रहने की ताकत उसमें नहीं थी। सिर से पांव तक पसीना बह रहा था। एकाएक भद्रा चीख कर ठिठक गया। भागता क्यों है? उखड़ती सांसों से भद्रा बोला। मेरे पास आ, मुकाबला कर। तू तो बहुत बहादुर है भद्रा, पकड़ ले मुझे, मार दे मुझे। तेरे में इतनी भी ताकत नहीं कि मुझे पकड़ सके। भद्रा गुर्राया और देवराज चौहान की तरफ दौड़ा। देवराज चौहान पुनः दौड़ पड़ा, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी भद्रा देवराज चौहान के पास नहीं पहुंच सका। काफ़ी वक्त बीत गया था। नगरी के लोग दम साधे ये सब देख रहे थे। उनका तो ख्याल था कि भद्रा जल्दी मालिक को मार देगा, क्योंकि मालिक कमज़ोर है। परंतु यहाँ तो वक्त बीतता जा रहा था और कुछ भी नतीजा सामने नहीं आया था। भद्रा ठिठक गया था, हाँफ रहा था, अपनी उखड़ी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। उसकी लाल और गुस्से से भरी आंखें देवराज चौहान पर टिकी थी, जो कुछ दूर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। देवराज चौहान पसीने से भरा हुआ था, उसकी सांसें ज़्यादा ना उखड़ी थी। वो जानता था कि भद्रा इस तरह ज़िंदगी भर भागता रहा, उसे नहीं पकड़ सकता था। कम से कम अब वो भद्रा से जान का खतरा नहीं महसूस कर रहा था। स्पष्ट नज़र आ रहा था कि उसके पीछे दौड़ता भद्रा थक चुका था। अब उसकी ताकत संगठित नहीं रही। तभी देवराज चौहान भद्रा की तरफ दौड़ा। उसकी इस हरकत पर भद्रा सतर्क हो गया, परंतु खुद को संभाल पाने से पहले ही देवराज चौहान वेग के साथ उसके शरीर से अटक रहा। सब कुछ अचानक हुआ कि भद्रा के पांव उखड़ गए। वो पीठ के बल नीचे जा गिरा। देवराज चौहान ने फौरन खुद को संभाला और नीचे गिरे भद्रा पर छलांग लगा दी। सीधा भद्रा की छाती पर जा गिरा। भद्रा ने तड़प कर करवट ली तो देवराज चौहान पास ही जा लुढ़का। उसने फुर्ती से खड़े होने की कोशिश की, परंतु तब तक भद्रा की बाँह घूम चुकी थी और देवराज चौहान की कमर में जा फंसी। देवराज चौहान ने खुद को छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु भद्रा की लोहे जैसी बाँह का शिकंजा कस चुका था। भद्रा ने उसे भींच लिया। देखने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी इंसान ने बकरी के नन्हे से बच्चे को जकड़ लिया।
तभी भद्रा की बांह सरकी और देवराज चौहान के गले पर जा अटकी। देवराज चौहान को अपनी सांसें रुकती सी महसूस हुई। लगा जैसे अंत करीब आ गया हो। रानी जी, सखी क्या उठी, मालिक तो अब गए। रानी ने दांत भींच रखे थे। वो तो पहले ही जानती थी कि भद्रा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब तो आपको भद्रा का भार पलंग पर सहना ही होगा। वो नगरी का मालिक बनने जा रहा है। चुप कर, रानी गुस्से से कह उठी। लोग सांस रोके ये सब होता देख रहे थे। देवराज चौहान ने गले से भद्रा की बांह हटानी चाहिए, परंतु कामयाबी न मिली। दोनों जमीन पर लेटे हुए थे। भद्रा ने उसके गले पर बांह का दबाव बढ़ा दिया था। देवराज चौहान को अपनी सांसें रुकती सी लगी। उसी पल देवराज चौहान ने होठों के सामने आती भद्रा की बांह को दांतों से बुरी तरह काट खाया, परंतु भद्रा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दम घुटने लगा देवराज चौहान का। देवराज चौहान जोरों से छटपटाया। उसी छटपटाहट में उसका जूता भद्रा की टांगों के बीच में जा लगा। ऐसा होते ही भद्रा के होठों से जोरदार चीख निकली और जल्दी से दोनों हाथ अपनी टांगों के बीच रख लिए, जहां असहनीय पीड़ा हो रही थी। इसी पल देवराज चौहान आज़ाद हो गया। वो करवटें लेता चला गया। कुछ दूर होकर रुका और गहरी गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें अभी तक उखड़ी हुई थी, चेहरा लाल सा हो रहा था। भद्रा ने अब भी हाथ टांगों के बीच रखे हुए थे, परंतु उसे मौत किसी निगाहों से देखे जा रहा था। सांसों को ठीक करता देवराज चौहान हौले से मुस्कुरा पड़ा। फिर भद्रा खड़ा होने लगा। तू मेरे हाथों से ही मरेगा। भद्रा गुर्रा उठा। मार। अगले पल भद्रा देवराज चौहान पर झपटा। देवराज चौहान पुनः भाग खड़ा हुआ। भद्रा उसके पीछे भागने लगा। रानी जी, मालिक अभी जिंदा है, सखी ने जल्दी से कहा। मैं भी देख रही हूँ। मुझे तो हैरानी हो रही है कि मालिक जिंदा कैसे रह गए। भद्रा के हाथों में आने के बाद वे बच निकले। रानी चुप रही। लेकिन पलंग पर भद्रा का भार तो आपको सहना ही पड़ेगा। वो मालिक को मार के ही रहेगा। भद्रा भागते भागते रुक गया। उसकी सांसें चढ़ने लगी थी भागने से। इतना तो वो भी समझ चुका था कि भागकर देवराज चौहान को नहीं पकड़ सकेगा। व्यर्थ में अपनी शक्ति खर्च कर रहा है। फिर एकाएक भद्रा उस तरफ बड़ा जिद्दा हथियार रखे थे। देवराज चौहान भी ठिठक कर उसे देख रहा था। हथियारों के पास पहुंचकर भद्रा ने नीचे झुककर भाला उठाया और देवराज चौहान की तरफ देखा। देवराज चौहान दूर था, परंतु उसी पल भद्रा की तरफ बढ़ने लगा था। भद्रा के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। वो देवराज चौहान को पास आता देख रहा था। देवराज चौहान 2 भालों की दूरी पर आकर रुक गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। तभी भद्रा ने भाले वाले हाथ हवा में लहराया और देवराज चौहान की तरफ भाला फेंका। भाला तीर की भांति देवराज चौहान की तरफ लपका। देवराज चौहान ने उसी पल खुद को नीचे गिरा लिया। भाला सनसनाता हुआ ऊपर से निकल गया। देवराज चौहान पुनः खड़ा हो गया। भद्रा के होंठों से गुर्राहट निकली और उसने नीचे झुककर फरसा उठाया और देवराज चौहान की तरफ दौड़ा। देवराज चौहान उसी पल पलटकर भाग खड़ा हुआ। भद्रा फरसा थामे पीछे पीछे और देवराज चौहान आगे आगे। इसी प्रकार दौड़ते दौड़ते देवराज चौहान जमीन पर पड़े अपने हथियारों के पास पहुंचा और नीचे बड़ा खंजर उठाकर पुनः दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में भद्रा फरसा थामे ठिठक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दौड़ लगाने की ताकत में वो कमज़ोर था। देवराज चौहान ठिठक गया, परंतु अब उसके चेहरे पर खतरनाक भाव थे। हाथ में दबे खंजर को उसने फल की तरफ से 2 उंगलियों के बीच दबाया और हाथ को कंधे से ऊपर ले जाकर जोरों से झटका दिया। खंजर उंगलियों की पकड़ से निकला और सनसनाता हुआ भद्रा की तरफ लपका। भद्रा कुछ भी नहीं समझ पाया कि देवराज चौहान खंजर से क्या करना चाहता था। वो फरसा थामे गहरी सांसें लेता वहीं खड़ा रहा कि अगले पल धक्के से खंजर भद्रा की छाती में मूठ तक जा धंसा। भद्रा के भारी शरीर ने झटका लिया। उसकी आंखें फैल गई। सिर झुकाकर उसने छाती में धंसे खंजर को देखा। फिर नजरें उठाकर 15 कदमों की दूरी पर खड़े देवराज चौहान को देखा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि देखने वालों में से ज़्यादातर इस बात से अभी तक अनजान थे कि क्या हो गया है। भद्रा के हाथों से फरसा छूट गया। एक हाथ छाती में धंसे खंजर पर जा टिका। खंजर 2 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा था। ऐसे में उसका वार हो जाना घातक था। दर्द के कारण भद्रा के चेहरे पर दिखने लगे थे। फिर एकाएक उसके घुटने मुड़े और मुंह नीचे जा बैठा। देवराज चौहान भद्रा की तरफ बढ़ने लगा। ये भद्रा को क्या हो गया रानी जी? सखी ने पूछा। तूने नहीं देखा? रानी अब कुछ शांत सी दिखी। मैं तो समझी नहीं कि क्या हुआ है। मालिक ने खंजर फेंका जो भद्रा की छाती में जा धंसा, रानी ने बताया। ओह, ये तो अच्छा हुआ। क्या भद्रा मर जाएगा? पता नहीं। पास पहुंचकर देवराज चौहान ने भद्रा को देखा। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो नीचे लेट गया था। एक हाथ अभी तक छाती में धंसे खंजर की मूठ पर था। उसके चेहरे पर दर्द के भाव गहरे हो चुके थे। तुम हार गए भद्रा, देवराज चौहान ने कहा। ये तुमने कैसे किया? कैसा वार था ये? भद्रा पीड़ा भरे स्वर में क्या उठा। देवराज चौहान ने उस पर से नजरें उठाकर रानी को और लोगों को देखते हुए दोनों बाएं ऊपर उठाकर अपने विजयी होने का संकेत देने लगा। चंद पल तो खामोशी रही। फिर भीड़ का शोर उठने लगा। मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। देवराज चौहान पलटकर रानी के पास जा पहुंचा। भद्रा हार गया है, उसकी जान लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें भद्रा की जान लेनी होगी, रानी ने ऊंचे स्वर में कहा। इस मुकाबले में एक की जान जाना ज़रूरी है। भद्रा को मार दो, भद्रा को मार दो।
भीड़ की ऊंची आवाज़ें गूंज रही थीं। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली, पलट कर भद्रा की तरफ बढ़ गया। रानी जी बधाई हो, सखी बोली। अब आपको पलंग पर भद्रा का बोझ नहीं सहना पड़ेगा। मैं तो डर रही थी कि। जबकि रानी के चेहरे पर शांत मुस्कान के अलावा हैरानी भी छाई हुई थी। पास पहुंचकर देवराज चौहान ने फरसा उठाकर भद्रा को देखा। भद्रा उसी हाल में पड़ा उसे देखने लगा था। मार दो, भद्रा को मार दो। भीड़ की आवाज़ अभी भी उठ रही थी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, परंतु यहाँ के लोग चाहते हैं कि तुम्हें मार दिया जाए, देवराज चौहान बोला। यही नियम है यहाँ का। भद्रा सूखे होठों पर जीभ फेर का पीड़ा भरे स्वर में बोला। मैं होता तो तुम्हें कब का मार चुका होता। अब तुम मरने के लिए तैयार हो? मैं जानता हूँ अब मुझे मरना ही पड़ेगा। आंखें बंद करो, फरसा संभाले देवराज चौहान बोला। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। भद्रा ने आंखें बंद कर लीं। देवराज चौहान ने दोनों हाथों से फरसा सिर से ऊपर उठाया और नीचे आते ही खच्च से भद्रा की गर्दन कट गई। शाम हो चुकी थी। देवराज चौहान महल के कक्ष में पलंग पर लेटा आराम कर रहा था और अपने साथियों के बारे में सोच रहा था। रह रहकर जगमोहन का विचार मन में आ रहा था कि वो किन हालातों में फंसा होगा, बाकी और रुस्तराव के साथ क्या हुआ होगा, मोना चौधरी, नगीना और बाकी सब इस वक्त क्या कर रहे होंगे। अब सब कुछ निर्भर था चक्रव्यूह के टूटने पर। अगर चक्रव्यूह टूटता है तो सब मिल जाएंगे। मौत की घाटी के देवता ने ऐसा ही कहा था। चक्रव्यूह नहीं टूटता तो यहीं ज़िंदगी बितानी होगी, यहीं पर फंसे रहना होगा। वापस अपनी दुनिया में जाने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। तभी छम छम पायल की आवाज़ से देवराज चौहान की विचारधारा टूटी। रानी कमरे में आ गई थी। इस वक्त श्रृंगारों से लदी थी वो, खास तौर से सज धज कर आई थी। खास अंदाज में बाल संवार रखे थे, चेहरे पर भरपूर मेकअप किया था और गहने पहन रखे थे। काले रंग का घाघरा चोली पहना था और उस पर चांदी के चांद सितारों से सजावट की गई थी। रानी की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बनती थी। सजने में उसने बहुत वक्त लगाया था। देवराज चौहान को देखते रानी दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। देवराज चौहान उसे देखता रहा। मदरा लोगे? रानी ने मीठे स्वर में पूछा। हाँ। रानी ने एक तरफ की मदरा का गिलास तैयार किया और पास आकर उसे दिया। देवराज चौहान पलंग पर बैठ गया और गिलास से घूंट भरा। मैं कैसी लग रही हूँ? रानी ने व्याकुल स्वर में पूछा। अच्छी। तुमने मेरी तारीफ़ क्यों नहीं की? मैं तो डर रही थी कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी। देवराज चौहान ने आधा गिलास खाली कर दिया। तुम्हारी पत्नी खूबसूरत है या मैं? तुम। फिर तो तुम मुझे ज़रूर पाना चाहोगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं औरतों की इज्जत करता हूँ। ये सब करना मुझे शोभा नहीं देता। मैं अपनी पत्नी से धोखा नहीं कर सकता। रानी ने देवराज चौहान की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर बोली। थोड़ी मदरा और पी लो, फिर तुम मुझे ज़रूर पाना चाहोगे। देवराज चौहान मुस्कुराया और गिलास खाली कर दिया। मदरा से तुम्हारा गिलास फिर भर देती हूँ। उसने खाली गिलास को फिर से भर दिया। तुमने तो भद्रा से मुकाबला जीत कर मुझे आश्चर्य में डाल दिया। वो खंजर तुमने उसकी छाती पर फेंक मारा। मैंने सब कुछ देखा था। ये तुमने कैसे कर लिया? यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। देवराज चौहान खामोश रहा। सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारी मौत का इंतज़ार कर रही थी। मुझे भरोसा था कि भद्रा से तुम मुकाबला हार जाओगे, परंतु तुम जीत गए। कमाल कर दिया। मैं ये मुकाबला कभी नहीं भूल सकती। परंतु तुम मैदान में आगे आगे क्यों भाग रहे थे? भद्रा को थकाने के लिए। मैं उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसे थकाना और क्रोध में लाना ज़रूरी था। ऐसा ही मैंने किया। क्रोध और थकान में इंसान अपना हौसला छोड़ देता है। तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। देवराज चौहान ने घूंट भरा। मदरा ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। तुम कहाँ से आए हो? रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। यह मौत की घाटी है। जानते हो ना कि यहाँ जो फंस जाए वो ज़िंदा बाहर नहीं निकल सकता। मालूम है। अब तुम भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हारी पत्नी तुमसे बिछुड़ चुकी है। बेहतर होगा कि तुम मुझसे संबंध बना लो। इस तरह तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और मेरी भी। हमें एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। रानी बोली। मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं। ये मत सोचो कि मैंने मदरा पी रखी है तो। मैं तुम्हें फंसा नहीं रही, समझौता करने को कह रही हूँ कि हमें एक दूसरे का सहारा बन जाना चाहिए। तुम नगरी के मालिक हो, ये बात सब जानते हैं। सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम कोई और हो। अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाओ और मेरे साथ मज़े से रहो। यहाँ का यही जीवन है। आज इनकार करोगे तो कल को तुम्हें समझौता अवश्य करना पड़ेगा। मुझे किसी बात के होने का इंतज़ार है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम ये नहीं पूछोगी कि मुझे किस बात का इंतज़ार है? जिस दिन मैं अपने उस इंतज़ार से थक जाऊंगा तब समझौता कर लूँगा यहाँ के हालातों से। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब तुम समझौता करोगे। इसमें कितने दिन लगेंगे? इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। उस लंबे वक्त से तुम परेशान भी हो सकती हो, देवराज चौहान ने कहा। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब तुम मेरे करीब आओगे। रानी सिर हिला कर कह उठी। मोना चौधरी, नगीना, सोहनलाल, पारसनाथ और महाजन उस अंधेरे में खड़े हक्के बक्के रह गए थे। देवराज चौहान को वो चबूतरा घूमता हुआ नीचे लेता चला गया था। भीतर अंधेरे के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सन्न सी हालत में वो वहीं के वहीं खड़े रह गए थे। जहाँ चबूतरा था वहाँ अब गोल सा बना मुंडेर का गहरा गड्ढा नजर आ रहा था। ये क्या हो गया? सोहनलाल परेशान से कह उठा। मोना चौधरी ने नगीना को देखा, जो गंभीर थी परंतु आंखों में चमक थी। तुम घबराना मत बेला, हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, मोना चौधरी बोली।
मैं ज़रा भी घबरा नहीं रही मिन्नो, और चिंतित भी नहीं हूँ। नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में शांत स्वर निकला। हम सबके साथ ही ऐसा होना है यहाँ। ये मौत की घाटी किसी को छोड़ने वाली नहीं। लेकिन देवराज चौहान गया कहाँ? पारसनाथ उलझे स्वर में क्या उठा। ये तो अब वही जानता है, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। अब हम सब दोबारा मिल सकते हैं, जैसा कि मौत के देवता ने कहा था कि अगर हम चक्रव्यूह तोड़ देते हैं तो हमारे साथी जिंदा होकर हमें मिल जाएंगे, अगर वो मर भी गए हो तो। यानी कि सब कुछ ठीक करने के लिए चक्रव्यूह तोड़ना बहुत ज़रूरी है बेबी। एक तुम ही हो जो जिंदा सलामत हर खतरे से दूर बची रहोगी, पारसनाथ ने कहा। कर सकी तो ये काम तुम्हारे हाथों ही होगा। मोना चौधरी नगीना को देखकर क्या उठी। तुम हर वक्त मेरे साथ रहना बेला। क्यों? तुम्हें पहले होने वाली बातों का आभास हो जाता है। तुम ही चक्रव्यूह तोड़ने की उन 4 चीज़ों को पहचान सकती हो। एक पत्थर को तो तुम पहचान ही चुकी हो, वो मेरी जेब में है। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं ही फंस गई कहीं तो तुम मेरे साथ रहना, हम इकट्ठी रहेंगी और कहीं नहीं फंसेंगी। मोना चौधरी ने होठ भींच कर कहा। क्या मालूम आने वाला वक्त में क्या होता है, नगीना और गुड्डी ने शांत स्वर में कहा। रात को हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं, कहीं कोई और खतरा। सोहनलाल ने बोलना चाहा। आज रात कोई और खतरा नहीं आएगा, नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में मैं स्वर निकला। तुम्हें कैसे पता कि? ये देखो, तभी महाजन चीख उठा। चबूतरा वापस आ गया है। सबकी निगाह उस तरफ उठी। चबूतरा खामोशी से घूमता हुआ ऊपर आता जा रहा था, परंतु वह खाली था। उसमें देवराज चौहान नहीं था। देवराज चौहान इस पर नहीं है, वो कहाँ गया? पारसनाथ के होठों से निकला। सब ठगे से खड़े तेजी से घूमते ऊपर आते चबूतरे को देखे जा रहे थे। देवराज चौहान कहाँ गया? सोहनलाल हड़बड़ा कर क्या उठा। यह चबूतरा उसे कहीं छोड़ आया है, मोना चौधरी होंठ भींचे बोली। चबूतरे ने अपना काम पूरा किया, फिर वो वापस आ गया। अब चबूतरा ज़मीन से ऊपर होता जा रहा था और 4 फीट की ऊंचाई पर आकर उसका घूमना रुक गया और वो थम गया। अब पहले की तरह वो शांत और निश्चल दिखने लगा था, परंतु देवराज चौहान उस पर नहीं लेटा था। मैं इस पर चढ़ता हूँ, सोहनलाल बोला। देखो तो सही कि देवराज चौहान को ये कहाँ पर छोड़। ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, मोना चौधरी ने कहा। हमें चक्रव्यूह की तरफ बढ़ना चाहिए। उसे हमने तोड़ दिया तो मौत की घाटी को जीत लेंगे। बेबी ठीक कहती है। इस तरह तो हम सब बारी बारी कहीं ना कहीं फंसते चले जाएंगे, पारसनाथ बोला। ऐसा हो उससे पहले ही हमें चक्रव्यूह तक पहुंचना होगा, मोना चौधरी बोली। तो रात को रुकने की क्या ज़रूरत है, सोहनलाल बोला। हम अभी सफ़र अंधेरे में रास्ता भटक जाएंगे, नगीना क्या उठी। इस काम में रास्ते का बहुत महत्व है, हमें सीधा बढ़ने को कहा गया है। वे चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। हर किसी की निगाह चबूतरे पर जा रही थी जो कि खाली था। रात हम यहीं आराम करेंगे और दिन का उजाला निकलते ही यहाँ से आगे के लिए चल पड़ेंगे, मोना चौधरी ने कहा। सबसे पहले सुबह नगीना उठी। दिन का उजाला फैला नहीं था, परंतु कभी भी फैल सकता था। नगीना उस चबूतरे के पास पहुंची और वहीं खड़ी चबूतरे को देखती रही। वो शांत और खाली था। फिर वहां से हटी और आसपास नज़र घुमाने लगी। हर जगह अंधेरे में डूबी दिखी। वो उन सबके पास पहुंची जो सोए पड़े थे, उन्हें जगाया। दिन निकलने लगा है, हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। वे उठे और कुएं से पानी निकालकर हाथ मुंह धोने लगे। तुम सोई नहीं बेला, मोना चौधरी ने पूछा। अभी उठी हूँ, नगीना ने कहा। जब तक वे चलने को तैयार हुए तब तक दिन निकल आया था, परंतु उनकी निगाह उस बोर्ड पर पड़ी तो वे ठिठक कर रह गए। कुएं के उस पार कुछ आगे वो बोर्ड लगा नजर आ रहा था, परंतु उन्हें ठीक से पता था कि बोर्ड पहले वहाँ नहीं था। तो क्या रात में कोई लगा गया, या कैसे लग गया वहाँ बोर्ड? यह बोर्ड पहले यहाँ नहीं था, मोना चौधरी कह उठी। रात में कोई लगा गया होगा, सोहनलाल ने कहा। मौत की घाटी का देवता हमसे खेल खेल रहा है। वो ताकतों का मालिक है, नगीना बोली। ऐसे मामूली काम तो पलक झपकते उसकी ताकतें कर देती होंगी। मुझे तो लगता है यहाँ हम बुरे फंस चुके हैं, महाजन ने कहा। आओ देखें। पारसनाथ आगे बढ़ता क्या उठा, उस बोर्ड पर क्या लिखा है। वे सब आगे बढ़ गए। देवराज चौहान इस वक्त जाने किस हाल में होगा, सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। वे बोर्ड के पास पहुंचे, उस पर लिखा था, कुएं का पहला दरवाज़ा समाप्त हो गया और अब यहाँ से दूसरा दरवाज़ा खुलता है, परंतु ये दरवाजे का रास्ता बहुत छोटा है। सूर्य जब ठीक आसमान के ऊपर पहुँचेगा तीसरा दरवाज़ा शुरू हो जाएगा। ऐसे में दूसरे दरवाजे से चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे हासिल करने में आप लोग चूक भी सकते हैं। उस वस्तु को पाने के लिए बहुत समझदारी से काम लेना होगा। वो आप लोगों को दिख भी गई तो उसे पाना आसान नहीं होगा। इतना ही लिखा था बोर्ड पर। इसका मतलब दूसरे दरवाजे की राह कठिन है हमारे लिए, पारसनाथ बोला। इसमें लिखा है कि वो वस्तु पहचान भी ली गई तो उसे हासिल करना कठिन होगा, सोहनलाल ने कहा। पहले वो दिखे तो, मोना चौधरी ने कहते हुए नगीना को देखा। बेला? हाँ। एकाएक नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक दिखाई देने लगी। तुम उसे देखोगी तो पहचान लोगी? पहचान लूँगी। तभी मोना चौधरी ऊंचे स्वर में कह उठी। अब हमें आगे बढ़ना है, चलो। महाजन पलटकर पीछे देख रहा था, फिर बोर्ड की तरफ इशारा करते बोला, हमें सीधा इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। ध्यान रहे, हम ज़रा भी रास्ता भटके तो हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। हमें सीधे इसी रास्ते पर जाना है। इसके साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता चला गया। सब आगे बढ़ने लगे। तुम मेरे साथ ही रहना बेला, मोना चौधरी बोली।
देवराज चौहान ने भी ऐसे ही कहा था। नगीना सिर हिलाकर रह गई। आंखों में कांच जैसी तीव्र चमक विद्यमान थी। वे थकने लगे थे। सूर्य सिर पर चढ़ता जा रहा था। गर्मी थी, परंतु जंगली इलाका होने की वजह से पेड़ों ने उन्हें धूप से बचा रखा था। अब तो पेट खाली होने का भी एहसास होने लगा था। चलने के दौरान सबकी पैनी निगाह हर तरफ दौड़ रही थी। दिखने वाली कई अजीब सी चीज़ों की तरफ उन्होंने नगीना का ध्यान आकर्षित किया कि कहीं उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। नगीना और गुड्डी की नज़र हर तरफ जा रही थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनकी निगाहों से बची हो, परंतु अभी तक वो चीज़ नहीं दिखी थी जो मौत की घाटी का चक्रव्यूह तोड़ने के काम में आने वाली हो। तभी महाजन क्या उठा। बोर्ड पर लिखा था कि सूर्य जब ठीक आसमान में पहुंचेगा तो दूसरा दरवाज़ा खत्म हो जाएगा और तीसरे रास्ते का दरवाज़ा शुरू हो जाएगा। यानी कि हम आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके हैं और हमें अपने काम की चीज़ नहीं मिली। मैं भी इसी चिंता में हूँ, सोहनलाल ने कहा। हमें अपनी रफ्तार कम कर देनी चाहिए, मोना चौधरी बोली, ताकि रास्ते में आने वाली चीज़ों को बेला ठीक से देख सके। अगर अब तक वो चीज़ पीछे छूट गई हो तो, पारसनाथ ने कहा। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वे चिंतित और परेशान दिखने लगे। नगीना के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। आंखों में चमक विद्यमान थी। बोल बेला, तू क्या कहती है? मोना चौधरी बोली। वो चीज़ पीछे भी छूट सकती है, हमारी निगाहों में ना आई हो। कह नहीं सकती, पर ऐसा होना इतना आसान नहीं है। मेरी नज़र हर तरफ है। अगर वो चीज़ पीछे छूट गई हो तो हम उसे लेने के लिए पीछे भी नहीं जा सकते। वापस पलटे तो पत्थर के बन जाएंगे। नगीना ने कुछ नहीं कहा। आगे बढ़े जा रहे थे वे। मुझे तो भूख लगने लगी है बेबी। महाजन क्या उठा। यहाँ खाने का कोई इंतज़ाम नहीं। रात मौत की घाटी के देवता ने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया था, वो अब भी ऐसा कर सकता है। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। जंगल में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इंसान तो क्या, अभी तक कोई जानवर, चिड़िया, पक्षी भी नहीं दिखे थे। बिना परिंदों के जंगल को वो पहली बार देख रहे थे। परिंदे जंगल का जीवन होते हैं, परंतु इस जंगल में गहरी खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। हर तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। अभी वो कुछ ही आगे बढ़े थे कि उन्हें ठिठक जाना पड़ा। बीच रास्ते में नीचे खाने के बर्तन पड़े थे। बर्तनों में व्यंजन और चपातियाँ थीं। महक उनकी सांसों में यहाँ तक आ रही थी। बर्तनों से निकलती भाप उनके गर्म होने का संकेत दे रही थी। उनकी निगाह आपस में मिली। लगता है मौत की घाटी का देवता हमारी बातें सुन रहा है, सोहनलाल ने कहा। वो कैसे? मोना चौधरी के माथे पर बल पड़े। कुछ देर पहले ही महाजन ने भूख लगने की बात कही थी, अब खाना सामने आ गया। परंतु हमारे आसपास तो कोई भी नहीं है। मौत की घाटी के देवता ने अपनी ताकतों का साया हम पर डाला हुआ है। उसकी ताकतें काम कर रही हैं। नगीना के ऊँटों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला। वो अवश्य हम पर नज़र रखे हुए होगा। तभी तो रात कुएं के पास बोर्ड नहीं था और सुबह होते ही वहाँ बोर्ड देखने लगा। वो हमारी हरकतें देख रहा है। बातों में हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पारसनाथ बोला। हमें जल्दी से खाना खाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। खाना खाने के बाद वे पुनः आगे बढ़ गए। सूर्य आसमान के बीचों बीच आता जा रहा था। उन्हें चिंता हो रही थी कि दूसरे दरवाजे का रास्ता समाप्त होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा और चक्रव्यूह तोड़ने की दूसरी चीज़ उन्हें अभी तक नहीं दिखी। समस्या ये भी थी कि उन्हें नहीं पता था कि वो चीज़ दिखने में कैसी लगती है। फिर भी वे कई चीज़ों पर नगीना का ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि कहीं वो चीज़ वो तो नहीं। परंतु उनके मन में ये सवाल भी खड़ा था कि नगीना को कैसे पता कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन किसी ने भी नगीना से ये बात नहीं पूछी थी। वो सिर्फ काम होते देखना चाहते थे। चक्रव्यूह नहीं टूटा तो उन सब का जीवन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। गर्मी बढ़ने लगी थी। पसीना आने लगा था। सोहनलाल नज़र उठाकर पेड़ों के बीच में से नज़र आते सूर्य को देखा। सूर्य के आसमान के बीच में आने का ज़्यादा वक्त नहीं बचा। सोहनलाल बोला, हम असफल हो गए लगते हैं। महाजन ने उखड़े स्वर में कहा, वो चीज़ शायद पीछे छूट चुकी है और वापस जाने की तो हम सोच भी नहीं सकते, पारसनाथ ने कहा। अभी अभी मुझे ख्याल आया है कि वापस जाने पर पत्थर के बुत बन जाने का सिस्टम कहीं उस महल में ही लागू ना होता हो। महल के बाहर ऐसा कुछ ना हो। मोना चौधरी क्या उठी। हम यूं ही डर रहे हूँ। सोहनलाल मुस्कुराकर बोला, इस बात को चेक करने के लिए वापस कौन जाएगा? कम से कम मैं तो नहीं जाने वाला। मोना चौधरी ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। नगीना की चमक भरी निगाह हर तरफ जा रही थी। अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़े कि ठिठक से गए। सामने एक पेड़ अजीब से हाल में मौजूद था। वो सूखा पेड़ था। उसकी टहनियाँ तने किसी राक्षस की बाहों की तरह फैले हुए थे। वो काफ़ी दूर तक फैला था। उसका मोटा तना 5 फीट ऊंचा था। आगे बढ़ने के लिए उन्हें पेड़ का चक्कर काटकर जाना पड़ता, क्योंकि उसकी टहनियाँ ज़मीन तक को छू रही थी। उस पर कठिनता से 150 पत्ते लगे नजर आ रहे थे। ऐसा पेड़ उन्होंने पहले नहीं देखा था। कितना अजीब पेड़ है, मोना चौधरी बोली। इसकी फैली टहनियाँ देखकर डर सा लग रहा है, जैसे कि ये राक्षस की बाहें हों। हमें पेड़ का चक्कर काटकर आगे बढ़ना होगा, सोहनलाल ने कहा। वो क्या है? एकाएक महाजन ने तेज स्वर में कहा। क्या? पेड़ के तने पर कुछ लगा है, चांदी सा, वो देखो। सबने फैली टहनियों में से तने में फंसी उस चीज़ को देखा। वो चांदी की चक्री जैसा कुछ था और 2 इंच के व्यास का था। उसका आकार प्रकार कुछ ऐसा था जैसा साइकिल की चेन फंसने वाली गरारी का होता है। उसके नुकीले दांत पेड़ के तने में फंसे थे। उस पर निगाह पड़ते ही नगीना की आंखों में कांच जैसी तीव्र चमक लहरा उठी। यह हमें चाहिए। नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला। सबकी निगाह नगीना की तरफ उठी।
ये चाहिए, मोना चौधरी के होंठों से निकला। चक्रव्यूह तोड़ने के लिए हमें इसी दूसरी चीज़ की तलाश थी। गुड्डी कह उठी, यही है वो। ओह, सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। हम यूं ही चिंतित हो रहे थे कि ये चीज़ हम पीछे छोड़ आए हैं। मैं अभी लाई इसे, कहते हुए मोना चौधरी तेज़ी से आगे बढ़ी। उसी पल पलक झपकते ही आगे बोर्ड दिखा। मोना चौधरी का सिर बोर्ड से टकराया। झंझना उठा मोना चौधरी का सिर। सब हक्के बक्के रह गए चंद पलों के लिए। बोर्ड कब आया, कहाँ से आया, कोई ना देख सकता था, परंतु वो ज़मीन में धंसा गड़ा था। नगीना और गुड्डी की गंभीर निगाह हर तरफ घूमी। शांति थी हर तरफ। ये बोर्ड कहाँ से आया, पारसनाथ के होंठों से निकला। मैंने तो इसे कहीं से भी आते नहीं देखा, अचानक ये नज़र आने लगा। सोहनलाल हैरान सा खड़ा था। मोना चौधरी संभल चुकी थी। सबकी निगाह बोर्ड पर जा टिकी थी। लिखा था, ये पेड़ नरभक्षी है, इंसान को जकड़कर उसका खून चूस लेता है, फिर खून न रहने पर उसका शरीर छोड़ देता है। जो भी आगे बढ़ेगा, ये नरभक्षी पेड़ उसकी जान ले लेगा। इन शब्दों को पढ़ने के बाद सब ठगे से खड़े रह गए थे। पेड़ की राक्षस जैसी आकृति होने का राज अब उनकी समझ में आया था। नरभक्षी पेड़ से बच पाना संभव नहीं था। कई पलों तक उनके मुंह से बोल ना फूटा। जो भी आगे बढ़ेगा, ये नरभक्षी पेड़ उसे अपनी पकड़ में ले लेगा। नगीना ने कहा, ये तो खतरनाक बात है, हमें कोई रास्ता निकालना होगा कि उस चीज़ को पा सकें। सोहनलाल बोला, मेरे दिमाग में आइडिया है, पारसनाथ बोला। हम किसी लंबी टहनी से इस चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं, सरका सरका कर उसे पेड़ के दायरे से बाहर ला सकते हैं। ये ठीक रहेगा, मोना चौधरी बोली। पेड़ की लंबी टहनी देखो, इतनी लंबी टहनी शायद ना मिले। 2-3 टहनियों को बांध कर टहनी बनानी पड़ेगी। बांधने के लिए भी कुछ तलाश करते हैं, रस्सी वगैरह तो मिलने से रही। हम अपने पहने कपड़ों से टहनियाँ बांधेंगे या फिर कोई मजबूत पत्ते मिल गए तो उससे काम चल जाएगा।